सारे किसान भाइयों का मैं डॉक्टर संतोष वाकचौरे जियो गौ समृद्धि की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जियो गौ समृद्धि आप सभी के लिए आज हीट स्ट्रेस इन डेयरी कैटल, डेयरी पशुओं में हीट स्ट्रेस का प्रबंधन, इस टॉपिक पे आज के एक्सपर्ट स्पीकर रिस्पेक्टेड अब्दुल समद सर का वेबिनार लेकर आए हैं। यह वेबिनार इस मंथ में लाने का पर्पस यही है कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने समर में ये इसी टॉपिक पे एक पॉडकास्ट की तरह प्रोग्राम किया था एंड उसी वक्त बहुत सारे फार्मर्स के कम से कम 2 महीने तक हमें फीडबैक आते रहे और बहुत सारे किसान भाइयों को एज वेल एज वेटनरियंस के लिए भी ये वेबिनार काफी हेल्पफुल रहा था। इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में हीट स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर समर में 45 से लेके 47 डिग्री सेल्सियस तक बहुत बार हमने जाते हुए देखा है और उसकी वजह से पैंटिंग, लॉस इन मिल्क प्रोडक्शन, बहुत सारी बीमारियां बिकॉज ऑफ इम्यून सप्रेशन, सारा कुछ हमारे किसान भाई अपने फार्म पे देखते हैं। प्रैक्टिशनर, वेटनरी प्रैक्टिशनर भी फील्ड में सारा कुछ देखते हैं। तो इसके बारे में अब्दुल समद सर, जो कि वेटनरी मेडिसिन के हमारे देश के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपनी पीएचडी कनाडा से की है। उसके बाद में सर मापसू, महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। बॉम्बे वेटनरी कॉलेज के भी डीन थे। करीब करीब 40 इयर्स का सर का एक्सपीरियंस है एंड इंटरनेशनली भी कई सारे कंपनीज है या फिर कई सारे फार्म्स है, ऑर्गेनाइज फार्म्स है, मिल्क कोऑपरेटिव्स है, प्राइवेट मिल्क कंपनीज है, उनको एज ए कंसल्टेंट भी सर गाइड करते आए हैं। सो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आपका आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करिए। सर यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ एंड सबसे एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं, या तो फिर आपको हम लोग एक एक को अनम्यूट भी करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर वाकचौरे। सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको डॉक्टर संतोष ने बताया कि दिख रहा है, स्क्रीन मेरा दिख रहा है अभी? यस सर, इट इज विजिबल। ओके। हाँ, तो आज का जो वेबिनार का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि जो हम मार्च अप्रैल मई का, इवन पहला जून का भी जो पहले 2 हफ्ते है, ये जो पीरियड है, ये पीरियड किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इसलिए कि जो हमारा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट है, उसमें गर्मी अभी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी इवन ऐसी जगह जहां पर कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, वहां भी इतनी गर्मी पड़ रही है। जैसे आप देखेंगे कि यूरोप में और यूएसए में पिछले 3 साल से रिकॉर्ड हीट हो रही है, और उस वजह से वहाँ के भी पशुओं में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, और इस टॉपिक पे उनके पास भी काफ़ी अभी रिसर्च हुआ है। तो ये सारे के सारे जो करंट जो रिसर्च जो हुए हैं, उसके अंदर क्या होता है, यानी जब तापमान जब बढ़ता है तो उस वजह से जो स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, क्यों आता है, और उसके लिए किसान भाई क्या क्या कर सकते हैं,
इस पर आज हम टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब आज का जो टॉपिक मैं जो कवर कर रहा हूँ वो किसान भाइयों के लिए है, और मुझे लगता है कि हम जल्दी एक 8 या 10 दिन में हम जो वेट्स है, जो डॉक्टर्स है, उनके लिए हम एक अलग से वेबिनार करेंगे, जिसके अंदर हम अगर ज्यादा हीट स्ट्रेस हो जाए तो उसकी क्या पैथोलॉजी होती है और उसके ट्रीटमेंट का पैटर्न कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में हम एक अलग से वेबिनार करेंगे। तो आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ किसान भाइयों के लिए है, और उसी हद तक हम लोग बात करेंगे कि जो किसान भाई जो डायरेक्टली कर सकते हैं। अब एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो गाय या भैंस है या कोई भी पशु है, तो उसके पशु की जो बॉडी है, उस बॉडी में इंटरनली जो कुछ भी फंक्शन चल रहे हैं, जो क्रिया चल रही है अंदर, जिसको हम मेटाबॉलिक क्रिया बोलते हैं, वो सारी जो क्रिया है उस वजह से बॉडी में भी गर्मी पैदा होती है, और वो जो गर्मी है वो बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस को मेंटेन करती है। तो हम लोग उसको हमारी जबान में होम्योस्टेसिस कहते हैं, थर्मोस्टेसिस, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉडी का रहेगा और उस टेम्परेचर को मेंटेन वो गाय करती है। और वो जो टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है, जो हीट का जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस नहीं होगा तो जब गाय चारा खाएगी, जब चारा डाइजेस्ट करेगी, और जब उसकी जब गर्मी बॉडी में पैदा होगी तो वो गर्मी से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बाद में फिर उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर का होगा वो बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और क्योंकि दूध देने के लिए और बाकी सारी क्रिया के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉडी का रहना बहुत जरूरी है। तो अब ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गाय किस तरह से मेंटेन करती है, भैंस किस तरह से मेंटेन करेगी? इसमें जो दो मेन जो सोर्स है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और वो जो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो इस तरह से होता है कि बॉडी की जो ओवर हीट बन रही है, वो जो हीट है उस हीट को बाहर निकालना है। और दूसरा ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए तो फिर किस तरह से उस टेम्परेचर को, जो गाय की जो शरीर है उसके टेम्परेचर से ज्यादा हानि ना, उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये दोनों तरफ से जो गाय की जो शरीर है, वो शरीर की जो क्रिया है, वो क्रिया टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब मैंने स्पेसिफिकली यहाँ आपको एक जो फोटो जो बताया है वो हमारी गिर गाय का है। अब जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जो गाय है, जैसे जैसे हमारे पास जो भारत की जितनी भी जो गाय रहेगी, आप ये देखेंगे कि उनको एक तो ड्यूलप रहता है, जैसे ये जो नीचे का जो गर्दन के नीचे का आप जो देख रहे हैं फ्लैप जो देख रहे हो, वो बहुत प्रोमिनेंटली रहता है। दूसरा इनको एक कंधा रहता है, जो जिसको हम्प कहते हैं। ये जो दो चीजें, ये बॉडी की जो स्किन का सरफेस है वो सरफेस को बढ़ाती है। तो इसलिए इसलिए ये एक मेजर है हमारा कि जिस गाय में जो गर्दन के नीचे का जो फ्लैप है वो जितना बड़ा रहेगा, वो गाय उतनी ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगी। यानी अगर हाई टेम्परेचर भी अगर जाता है तो वो उस हाई टेम्परेचर को बाहर निकाल सकती है, और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके उसके ऊपर कोई असर उसका नहीं होगा। तो ये एक चीज भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जब कोई भी जब संकरित गाय हम लोग जब परचेस करते हैं, जब खरीदने के लिए जाते हैं, तो जरूर ये देख ले कि उसका जो नीचे का जो फ्लैप है वो बिल्कुल नहीं है या है। अगर थोड़ा भी अगर है तो आप इस तरह की जो गाय है उस तरह की गाय को आप ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो जिल्द है, इसकी जो स्किन जिसको कहते हैं, ये स्किन के जरिए बहुत सारी जो टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस होता है वो टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है। ये सबसे पहला इसका जो पैटर्न है कि जो बॉडी का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रहेगा, वो रहता है वो स्किन की वजह से। और स्किन में कैसे होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, जो पसीने के जो ग्लैंड रहते हैं, जितने ज्यादा पसीने के ग्लैंड रहेंगे उतना ज्यादा जो गाय है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। जितना पसीना निकलेगा, वो पसीना निकलने की वजह से बॉडी कूल होगी और उसका टेम्परेचर फिर बराबर टेम्परेचर उसका डाउन जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे वो
अपनी जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकाल पाती है, वो है सांस। सांस के जरिए जब वो अपने फेफड़े से जब सांस निकाल के जब बाहर फेंकती है, तो उसमें बहुत सारा जो हीट है वो हीट बाहर निकलता है। तो ये दोनों दोनों चीजों की वजह से गाय अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जो स्किन का जो टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है, उसको हम लोग जो वाष्पीकरण उसको बताते हैं, जैसे एवापोरेशन, कि उसमें होता ऐसे है कि जो एवापोरेशन की वजह से, जैसे कि ठंडी हवा जब जिल्द को उसके लगेगी, स्किन को जब लगेगी, तो उसके बाद में वो एवापोरेशन से जो स्वेट ग्लैंड है वहां से, जो हेयर फॉलिकल है वहां से हीट को बाहर निकालेगी और बॉडी की कूलिंग होगी। तो ये एक जनरल एक मेजर है कि जिससे गाय और भैंस और बाकी के सारे पशु अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो फ्लैप है और जो स्किन का जो स्ट्रक्चर है, ये अगर आप अपने जो संकरित गाय है उनमें अगर देखेंगे तो उनमें उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप अपने फार्म पर भी देखते होंगे कि जितने संकरित जो गाय है, जो क्रॉसब्रेड जितने भी है, वो क्रॉसब्रेड गाय में हीट स्ट्रेस का प्रमाण हमारे अपनी जो गाय है उनसे ज्यादा होता है। अब ये भी एक धारणा है कि हमारी जो गाय है वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को फिर भी मेंटेन कर लेती है, उससे उनको जो हाँफना है, जो थूक का बाहर निकलना है, या बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें उनके अंदर उतनी नजर नहीं आती जितनी कि आपको संकरित गाय में नजर आती है। लेकिन एक चीज है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हमारी भी गाय जो है वो चारा कम खाती है, उनका जो दूध देने का जो प्रमाण है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उनकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट होता है। इसका सबसे ज्यादा जो प्रमाण जो दिखता है वो भैंस में दिखता है। इसीलिए हम उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं, कि जो गर्मी का जो टाइम रहता है उसमें इंटरनल जो टेम्परेचर है वो फर्टिलिटी को बढ़ावा नहीं देता। इसलिए जो ऐसे जो भैंसे हैं वो गर्मी के महीनों में वो जल्दी से गाभन नहीं होती, इसलिए हम लोग उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। अब एक टेम्परेचर चार्ट दिया है कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम बताते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। असल में फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ अकेला टेम्परेचर जो गाय है उसके बॉडी को हानिकारक नहीं है, वो उसके साथ में जब ह्यूमिडिटी जब साथ में जब आ जाती है तो एक इंडेक्स हम लोग बताते हैं, उसको कहते हैं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि जो हवा है उस हवा में पानी का प्रमाण कितना है, जितना पानी का प्रमाण रहेगा उतनी ज्यादा वो ह्यूमिड रहेगी, और उसके साथ में टेम्परेचर। सो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मिलाकर हम जब देखते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। तो जो ड्राई हीट होती है, जहां पर के जो हवा है वह हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी या पानी के जो मात्रा है वो कम है, वहां पर जो हीट का जो असर है वो अलग है। और दूसरी जगह है जहां पर के टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको अलग से असर दिखेगा। जिस तरह के, जैसे अगर आप लोग मुंबई है या इस तरह के शहरों में जो समंदर के पास है, वहां पर अगर आप जाते हो तो आपको ये दिखेगा कि वहां पसीना बहुत आता है। यानी आप बाहर निकलेंगे तो आपको टेम्परेचर की हीट उतनी नहीं लगती है, लेकिन आपको पसीना बहुत आता है, और पसीने की वजह से जो बॉडी के जो फ्लूइड का जो लॉस हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट के जो लॉस हो रहा है, उस वजह से थकवा वगैरह ज्यादा होता है। वही चीज अगर आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पर समंदर नजदीक नहीं है और ड्राई हीट है और पानी का प्रमाण कमी है, तो वहां देखेंगे आपको एक्चुअल हीट स्ट्रोक दिखता है। वहां पर जो टेम्परेचर का जो असर है, जो रेडिएशन का जो असर है, जो सूरज की जो शुआओं का जो असर है वो ज्यादा होता है, और वहां के जो हीट स्ट्रेस के जो सिम्टम्स है वो हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स थोड़े से अलग रहेंगे। अब इसके अंदर जो एक मिनट, इसमें जो टेम्परेचर का जो मैंने जो चार्ट दिया है उसके अंदर हम लोग 3 अलग अलग क्लासेस बताते हैं। पहली तो क्लास ये कि जहां पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स अगर 74 से 78 तक है। अब ये जो चार्ट मैंने दिया हूं, ये चार्ट में ऐसे है कि जो वाई एक्सिस है, जो खड़ा एक्सिस है, खड़ी जो लाइन है, उसमें टेम्परेचर दिया है डिग्री फारेनहीट में, और जो नीचे की जो लाइन है उसमें उसमें दिया है कि वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या है, और ऊपर की जो लाइन जिसके अंदर आप 30, 35, 40 ये जो नंबर देख रहे हो वो है ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी हम हमेशा परसेंटेज में बताते हैं
जैसे टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, उसी तरह से इसको परसेंटेज में बताते हैं कि अगर हम 100 ग्राम अगर हवा लेते हैं तो 100 ग्राम हवा में कितना पानी है। तो जितना पानी ज्यादा हो आप देखेंगे कि उतना तो उनका जो THI इंडेक्स है वो THI इंडेक्स टेम्परेचर के हिसाब से उनको ज्यादा हानिकारक होता है। आप देखेंगे कि 74 से 78 तक का अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स अगर हो, THI हो, तो गाय बड़ी कंफर्टेबल होती है। और 79 टू 83 तो लगभग आप यूं पकड़ लीजिए कि 83 तक जब THI जब आता है तो तब तक गाय को अपने आप को मैनेज वो कर सकती है। अगर आप कुछ मैनेजमेंटल जो मैं आगे आपसे बात करूंगा अगर वो उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना आप को मैनेज कर लेती है। लेकिन जब 83 के ऊपर जब जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डेंजरस जोन में आ गई है। अब वहां पर आपको बहुत ज्यादा बहुत सीरियस आपको चीजें करनी पड़ेंगी। अब इस स्लाइड में जो मैंने बताया है कि कौन कौन से जो अलग अलग टाइप्स है जिसकी वजह से बॉडी की ऊष्मा हानि मुख्य रूप से 4 तंत्र द्वारा होती है। पहला जैसे मैंने बताया था रेडिएशन। ये जो रेडिएशन है इसका जो ज्यादा जो असर होता है वो ऐसे जगहों पर होता है जहां पर ह्यूमिडिटी कम है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो वहां पर जो इंफ्रारेड और जो यूवी जो सूरज से जितने भी जो रेडिएशन आ रहे हैं वो रेडिएशन की वजह से होता है। और कंडक्शन का जो है वो जब टेम्परेचर जब डाउन होता है और उसमें और कंडक्शन और कन्वेक्शन में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा या डाउन हो और वो जो बॉडी का जो सरफेस है, अभी जैसे बहुत ज्यादा ठंड है, फर्श एकदम ठंड है और उसके ऊपर अगर गाय या भैंस अगर बैठ जाए तो जो कंडक्शन से जो टेम्परेचर का जो एवापोरेशन यानी जो टेम्परेचर जो डाउन होता है उसको हम लोग जो है तो कंडक्शन से जो टेम्परेचर का मैनेजमेंट है वो वहां पर हो रहा है। और तीसरा जो है तो एवापोरेशन से हो रहा है ना। एवापोरेशन का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि पसीना निकल रहा है और पसीना निकलने की वजह से ठंड हो रही है और उसकी जो स्किन है वो स्किन का टेम्परेचर डाउन हो रहा है और उस वजह से उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा। अब ये जो एवापोरेशन का जो वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं इसका जो ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो होती है कि पसीने के कितने स्वेट ग्लैंड्स हैं। अब उमूमन जैसे देखा गया है कि जो गाय और जो भैंसे हैं उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स है जो पसीना निकालने के जो जो जिल्द के अंदर की जो ग्लैंड होते हैं वो कम होते हैं और उस वजह से इनका जो एवापोरेशन से जो टेम्परेचर इनका जो मेंटेनेंस है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस उतना एफिशिएंटली नहीं होगा जितना और तरीकों से इनका हो सकता है। तो इनका सबसे जो ज्यादा इनका जो टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस होता है वो होता है रेस्पिरेशन की वजह से, कि जो सांस लेती है वो सांस से जो बाहर लेती है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और उस टेम्परेचर का जब असर गाय पर जब हो रहा है तो गाय हाँफने लगती है। जब हाँफेगी तो उतना ज्यादा एयर लंग से बाहर निकलेंगे, फेफड़े से बाहर निकलेंगे और वो जो एयर है वो एयर साथ में अपना टेम्परेचर, क्योंकि वो उसका भी टेम्परेचर हाई रहता है, वो निकालेगी। आप ऐसे गाय के पास नजदीक जाकर अगर आप हथेली अगर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी जो सांस आ रही है वो सांस में टेम्परेचर काफी है, आपको हथेली में उसकी सांस की गर्मी आपको लगेगी। तो ये एक बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से वो अपने जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को निकाल रही है। तो गाय जब हीट स्ट्रेस में होती है कि जब हीट ज्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ गई है, THI इंडेक्स उसके कंफर्ट लेवल से ज्यादा है, तो वहां पर वो पेंटिंग करने लगेगी, वो हाँफने लगेगी। और वो हाँफना जो है तो उसके लिए अच्छा है, इसलिए कि वो अंदर की जो गर्मी है वो गर्मी को वो बाहर निकाल रही है। अब उसको अगर हाँफने को अगर कम करना है, क्योंकि जब वो हाँफ रही है तो उसके और असर ये हो रहा है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, एनर्जी लॉसेस ज्यादा हो रही है, जो गर्मी अंदर जो बॉडी के फंक्शंस में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो सारा की सारी बाहर जा रही है। तो उसको अगर हाँफने को अगर कम करना है तो फिर कोई दवा से उसको नहीं हम लोग कम कर सकते, उसको हम लोगों को बाकी के जो 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 भी उपाय है वो उपाय लेकर हमको करना पड़ेगा और उस उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जब हम अपने पशुओं को बंद रखते हैं, गर्मी में बांध कर रखते हैं और बंद रखते हैं और वेंटिलेशन नहीं रहता है कि हवा नहीं खेल पाती है। आप ये देखेंगे कि जब सांस ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सांस ले रहे हैं तो इस सांस लेने के बाद में इनकी जो गर्मी है वो गर्मी हवा में निकल रही है। अब वो हवा अगर जो उनका जो गोठा है, जो गौशाला है, उसका अगर एरिया अगर नहीं है, उसमें अगर हवा नहीं खेल पा रही है, तो ये जो 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 टेम्परेचर जो बाहर निकल रहा है
वो टेम्परेचर से अंदर की जो गौशाला का जो टेम्परेचर, वो गौशाला का टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा ये कि आप अपने गौशाला में कितने जानवर को आप रखते हो, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। जितने ज्यादा पशु अंदर रहेंगे, उतने ज्यादा पशु की हाफ रहेगी, उतने ज्यादा पशु की गर्मी बढ़ेगी, और उसके बाद में आप देखेंगे कि सारा के सारा जो अंदर का जो गौशाला का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा एक बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग अपनी गाय और भैंस को बांध कर रखते हैं। बांध कर रखने की वजह से वो अपना जो गोबर है और अपना जो पेशाब है वो वहीं पर करेंगी, उसी पे बैठेगी। उसके बाद में हम लोग सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बनाते हैं या ईंट का फ्लोर बनाते हैं, उसकी जो नीचे की जो फर्श है या ईंट का हम लोग बनाते हैं, वो सॉलिड रहता है। उस वजह से उसमें जो पानी का जो अब्सॉर्प्शन होना चाहिए, जज्ब होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो आप जैसे मैंने ये स्लाइड के अंदर बताया कि फिर उसको सवेरे हम पशु को भी धोते हैं, फर्श को भी धोते हैं, उसके बाद में गोबर निकाल के फिर से कम 2-3 बार उसको धोना पड़ता है। तो ये जब हम धोते हैं तो ये जो पानी है, ये पानी की वजह से एक तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। तो सारा के सारा आपने एक तो पहले जो गौशाला जो ओपन रहना चाहिए उसको आपने क्लोज कर दिया, जिसमें कम पशु रखने चाहिए वो कम पशु से उसमें ज्यादा पशु रख लिया आपने। उसके बाद में हालांकि ड्राई हीट है वहां पर, आप पानी से इसको धो रहे हो, बार बार पानी डाल रहे हो, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी उसकी बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से टीचा इंडेक्स का इनके ऊपर ज्यादा असर हो रहा है। तो एक चीज का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मी में आपने अगर उसको समझ लीजिए कि जैसे पंजाब है, हरियाणा या नॉर्थ के जो कुछ एरियाज है जहां पर ठंड काफी होती है, तो ठीक है, आप ठंड ठंड जब होती है तो जब आपने अगर उसको बंद करके रखा है तो ठीक है, लेकिन आप सिस्टम कुछ ऐसे रखिए कि जब बहुत ज्यादा गर्मी का जब मौसम आता है तो आप उनको आप खोल सके, ताकि अंदर की जो हवा है वो एरी हो जाए और हवा अच्छी तरह से खेल सके, जिससे इनकी जो इनकी वजह से जो गर्मी सांस की जो बाहर निकल रही है वो बाहर निकल जाए, और जितनी ज्यादा हवा खेलेगी उतना ज्यादा इनका जो है तो टेम्परेचर लेवल इनका मेंटेन रहेगा। अब जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला जो इनका जो प्रभाव, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी जो बाहर की जो गर्मी है, वो बाहर की गर्मी और अंदर की गर्मी को मेंटेन करने के लिए वो अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो बॉडी के टेम्परेचर है, वो बॉडी के टेम्परेचर को वो बाहर निकाल रहे हैं। और जब वो बाहर निकाल रहे हैं तो सांस के जरिए निकाल रहे हैं। तो जब सांस के जरिए उनको निकालना है तो न सिर्फ वो अपने जो नाक है, वो नाक से वो रेस्पिरेशन या सांस लेंगे, बल्कि वो मुंह से भी सांस लेंगे। तो ऐसे गाय आप जब देखेंगे तो उनका मुंह खुला रहेगा, और उसके बाद में उनके जो नाक से भी और मुंह से दोनों से इनके जो है तो हाँफना रहेगा। तो जैसे हम नॉर्मली बताते हैं कि 30 से 35 बार 1 मिनट में वो रेस्पिरेशन होता है, सांस निकलती है, यहाँ पर उसकी जो मात्रा है वो 45, 50, 60 तक भी जा सकती है। और वो जितना करेगी उतना ज्यादा उसकी जो अंदर की जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, वो मेटाबॉलिक एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी। उसके बाद में बॉडी का जो टेम्परेचर है, बाहर के हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ये जो टेम्परेचर है वो 105 और 107 तक भी जा सकता है। ये जो ज्यादा असर है वो जो ड्राई हीट का जो एरिया, जहां पर इरेडिएशन का मैंने जो बताया था, रेडिएशन का जो असर है उसमें होता है। और ये जो रेडिएशन का जो असर होता है वो जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, जो ब्रेन में एक सेंटर है, वो ब्रेन का जो सेंटर है वो बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से जो मेल खाकर रखता है, वो ये रेडिएशन की वजह से डिस्टर्ब होता है, और उस वजह से बॉडी का टेम्परेचर 105, 107 तक जाता है। बहुत सारे जो यूएसए के बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि उन्होंने जो कैलिफोर्निया है और उसके बाद में जो सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास वगैरह का जो एरिया है, जहाँ पर टेम्परेचर पिछले कुछ वर्षों में 45-47 तक गया है, वहां पर उन्होंने ये देखा है कि टेम्परेचर 108, 109 तक भी जाता है। और जब टेम्परेचर 108, 109 तक जाता है तो वो लीथल होता है, उसमें गाय उस हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाती है। नंबर 2, चूंकि वो ज्यादा से ज्यादा वो हाँप रही है और वो थूक भी बाहर निकाल रही है, तो उसका एक असर ये भी होता है कि वो चारा कम खाने लगती है। अब चारा जब कम खाएगी तो जो एनर्जी अंदर की जो लॉस हो रही है, वो अंदर की जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी जो फीड के जरिए जो अंदर जा रही है वो फिर से मैच नहीं हो पा रही है। इसके लिए उनका जो डायमीटर इनटेक कम होने की वजह से उनका बॉडी की जो कंडीशन है वो कंडीशन भी जाएगी। और सबसे पहला उसका जो असर होगा वो ये होगा कि वो दूध कम हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी जो एनर्जी जो जा रही थी
वो दूध पैदा करने के लिए वो वहां से कट हो गई है, इसलिए कि एनर्जी कम है। दूसरा असर ये होगा कि जो ओवेरियन फंक्शन है, जिसको हम जो अंडे का जो फंक्शन है, जहां पर वो हीट पे आएगी, गर्मी पर आएगी और उसके बाद में कंसेप्शन होगा, बच्चा देगी, इस पर भी असर पड़ता है। तो ये दोनों जो असर है, वो दोनों असर का एक जो मेन जो कारण है वो ये है कि इनका जो फीड का जो इंटेक है, वो फीड का इंटेक इनका कम कम हो जाता है। उसके बाद में दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये गर्मी में जो गोचिड़ होती है, जिसको हम एक्सटर्नल जो टिक्स बोलते हैं, ये जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर टिक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो टिक्स का जो जो ब्रीडिंग है, वो ब्रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी टेम्परेचर में जो मच्छर है या बाकी के भी जो कीटाणु है, इनके लिए भी जो ये जो टेम्परेचर इनके लिए भी ब्रीडिंग के लिए अच्छा रहता है, इसलिए इनके भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू होती है। और इस वजह से अगर आपका कीटक का जो व्यवस्थापन अगर आपका अपने गौशाला में बराबर नहीं है, तो जो कीटक से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे थाइलेरियासिस, बबिशियोसिस, एड्रिकियोसिस, ये सारे के सारी जो तो बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में कुछ जो बैक्टीरियल डिसीज है, वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। इसलिए एक दूसरा भी टाइप का एक डायरिया गर्मी के दिनों में नजर आता है, हम उसको समर डायरिया बोलते हैं। और ये जो समर डायरिया है, ये भी बड़ा हानिकारक होता है, इसलिए कि ये सिर्फ डायरिया सिंपल डायरिया नहीं होता है, सिंपल हगवन नहीं होती है, जिसके अंदर सिर्फ जो उसका जो मूल है, मल जो है, वो मल सिर्फ पतला बाहर निकल रहा है, बल्कि उसके साथ में खून भी आने लगता है, और वो खून आने की वजह से फिर इनकी जो है तो डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारे के सारे ये जो गर्मी का जो मौसम है, ये गर्मी के मौसम में होंगे अगर आप इनका व्यवस्थापन बराबर नहीं करेंगे। दूसरे जो लक्षण है वो ये है कि चूंकि ज्यादा जो रेस्पिरेशन जो वो जो वाप रही है, हाँफ रही है, जब हाँफने में वो जो बाहर जो उसका जो हवा जो निकल रही है, वो हवा के साथ पानी भी निकलता है, क्योंकि वो जो हवा है सिर्फ हवा नहीं है, वो पानी के साथ मिक्स होकर आती है, जो फेफड़े से निकलती है। तो चूंकि बहुत ज्यादा जो पानी का जो लॉस है वो रेस्पिरेशन सांस की वजह से हो रहा है, इसलिए जो पेशाब के जरिए जो पानी का जो लॉस होना चाहिए था, या जो गुर्दे है, वो गुर्दों में जो पेशाब बनना चाहिए था, वो पेशाब बनना कम हो जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो ऐसे जो पशु रहेंगे, वो पशु का जो पेशाब जो रहेगा वो गहरा पीला रहेगा, और जो है तो बाकी के जो भी जो सारे जो आजार जो है वो ज्यादा पनपने लगेंगे। ऐसे पीरियड के अंदर जब बछड़ों का जन्म होगा तो उनका वजन भी कम होगा, इसलिए कि जो इसलिए कि जो गाय है, वो गाय की जो बॉडी का जो मेजर जो एनर्जी है, वो एनर्जी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जा रही है। इसलिए जो फीड और जो एनर्जी जो जाना चाहिए बछड़े को अपने ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ के लिए नहीं जा पा रही है, इसलिए जो बछड़ा पैदा होगा वो भी जो रहेगा वो थोड़ा सा उसका वजन वगैरह कम रहेगा। गर्मी के तनाव वाली गाय के बछड़े पहले सप्ताह तक दूध भी कम पीते हैं, और उस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी उनकी कम हो जाती है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जो बॉडी का जो टेम्परेचर THI इंडेक्स है, वो THI इंडेक्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे जो कुछ किसानों को मैंने बताया था एक पर्टिकुलर एरिया में, संगम एरिया में, कि आजकल अमेजोन पे या कोई दूसरे ऐसे साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का एक आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिल जाता है, वो काफ़ी सस्ता है। वो अगर अपने गौशाला में अगर लगाते हैं तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और वो दोनों देखकर वो जो चार्ट है, वो चार्ट अगर सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके गौशाले का THI कितना है और आपको क्या करना है। अब अगर वो नहीं कर सकते तो किस तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि जो THI इंडेक्स है वो हमारे जो बार्न है, जो गौशाला है, उसके अंदर जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल है। तो सबसे पहला ये है कि अगर 68 से THI इंडेक्स कम हो, जो कंफर्टेबल लेवल पे आता है, वहां पर जो सांस की जो रफ्तार रहेगी वो 40 से 60 रहेगी, और ऐसे पशुओं का टेम्परेचर 101 से 102 तक रहेगा। तो अगर आप देख रहे हो कि आपके पशु की जो रेस्पिरेशन है, अब रेस्पिरेशन लेना बड़ा आसान है, क्या अपनी घड़ी को देखिए, अपनी जो हथेली है वो हथेली उसके नाक के पास लेकर जाइए और आप गिनिए कि 1 मिनट के अंदर वो
कितने बार सांस ले रही है और छोड़ रही है। वो अगर आप देखते हैं कि वो 40 से 60 तक अगर है तो इसका मतलब ये है, और टेम्परेचर भी बॉडी का बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका कंफर्ट लेवल है, और ऐसी गाय कंफर्ट में है, ऐसी भैंस कंफर्ट में है। 68 टू 71 के अंदर क्या होगा कि थोड़ी सी उसकी जो हाँफने की जो प्रमाण है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और 75 जाएगी। टेम्परेचर थोड़ा सा 103 तक जाएगा। उसके बाद में जो मॉडरेट है वो 79 तक उसका THI इंडेक्स अगर जा रहा है तो वहां पर रेस्पिरेशन रेट और बढ़ रहा है, 85 तक जाएगा, टेम्परेचर 104 तक जाएगा। और अगर सीवियर है तो उसका जो रेस्पिरेशन जो हाँफने की जो प्रमाण है वो 100 तक जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी करेगी। और जब वो सांस बहुत जल्दी जल्दी लेगी तो सांस को तो बाहर फेंक रही है, लेकिन उसी हिसाब से जो सांस में जो बाहर की जो एयर अंदर लेना चाहिए वो अंदर नहीं ले पाएगी, तो इसके लिए इसका टेम्परेचर भी और ज्यादा पड़ेगा और उसका टेम्परेचर 105 के ऊपर जाएगा। तो ये इन शॉर्ट आप अपने गाय को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आपके गौशाला का जो THI जो इंडेक्स है वो कंफर्ट जोन से कितना ज्यादा है या बराबर है। अब ये जब हाँफती है तो आप ये भी देखेंगे कि इनका जो थूक है वो थूक भी निकलता है, और ये जब थूक जब निकलेगा तो ये जो थूक है असल में ये इनकी जो डाइजेशन है, जो भी चारा खाती है, ये जो भी चारा या जो भी आप कॉन्सेंट्रेट देंगे जो खाती है उसको उसका जो उसका जो डाइजेशन है, उसको जो पचाने का जो क्रिया है, वो क्रिया में जो सलाइवा है जो थूक है उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो जब थूक उसके फीड में जब मिक्स होगा तो उसका जो रूमेन में जो पहला जो उसका जो गोठा होता है वहाँ का जो पीएच है वो एसिडिटी पर नहीं जाने देगा और उसका पीएच मेंटेन रहेगा और वहां पर फिर डाइजेशन उसका बराबर होगा। तो जब हाँप रही है, टेम्परेचर को लूज कर रही है, एनर्जी को लूज कर रही है, थूक भी उसका जब जा रहा है तो और उस वजह से फिर उसका जो फीड का जो इनटेक है वो भी कम हो रहा है और फीड का जो डाइजेशन है वो भी डाइजेशन कम हो रहा है। तो इस वजह से ये सारे के सारे चीजें मिलके एक बहुत बड़ा हानिकारक स्ट्रेस गाय के ऊपर आ सकता है। तब अगर इसको हमको अगर कम अगर करना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली और आसान चीज ये है, वो ये है कि आप गाय को बांधकर न रखें, आप गाय को बांधकर आप न रखें और गाय को आप खुला छोड़े और अपना जो गौशाला है वो गौशाला को बिल्कुल हवादार बनाएं। अब किस तरह से आप हवादार बना सकते हैं वो आपकी जो गौशाला है वो गौशाला के ऊपर उसका डिपेंड करेगा। लेकिन हम आम तौर पे सारे के सारे जितने भी किसान भाई हैं उनको ये हम बताते हैं कि आप जो पुराना जो सिस्टम है जिसमें आप बांध के रखते हो और नीचे आप सीमेंट कंक्रीट का जो फ्लोर बनाते हो और सारा के सारा गोठा दीवार बनाकर उसको हम जो है तो हवादार बनने से रोकते हैं, उसके बजाय आप बहुत सिंपल लूज हाउसिंग जिसको कहते हैं वो लूज हाउसिंग के ऊपर आप शिफ्ट हो। इसलिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो लूज हाउसिंग है इससे पूरे साल जो गाय है जो भैंस है उसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा पड़ता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सारी की सारी गाय इतने सारे धूप में, मई के धूप में आप देखेंगे कि ये इत्मीनान से जो झाड़ है ये इसके नीचे खड़ी है और ये सबसे अच्छा शेडो है। यानी आप मानिए कि आपका पंखा है, आपका वो आप जो भी जो लगा रहे हो उसको स्प्रिंकलर लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो सारे के सारे चीजों से भी ज्यादा अच्छा जो है वो ये है कि आपके जो झाड़ है उसकी जो साया है वो इनके लिए सबसे अच्छा है। इसलिए जब भी आप अपना गौशाला बनाएंगे आप इसका ध्यान रखें कि आप उसके आसपास ट्री का प्लांटेशन भी करें और ट्री ऐसे हो कि जो जो शेड दे पाए, साया दे पाए। ऐसे सायेदार आप जो दरख्त है उसको आप लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे गाय कंफर्टेबली इसके अंदर वो रहेंगे। हाँ, तो सबसे पहला जो आपको जो देखना है वो ये है कि अपनी गौशाला में आप किस तरह से हवादार उसको आप बना सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और उसमें कुछ अगर आपको जहाँ आपका जो गौशाला है वो शायद अगर बंद किया हुआ हो, पार्टीशन वगैरह अगर किया हुआ हो, सीमेंट के अगर सीमेंट का अगर कुछ ठोका हुआ है, उसके पैनल वगैरह भी लगाए हुए, तो आप उसको निकाल दीजिए ताकि ये एरी रहे। जब एरी रहेगा तो आप दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि आप इनकी जो फर्श है वो फर्श इनकी ड्राई रहेगी और ड्राई फर्श जब रहेगी तो इनको जो मास्टाइटिस वगैरह के जो बीमारियां होती है वो बीमारियां कम होंगी। दूसरा आप ये काम करिए
कि इनको आप जो नहलाते हो और जो फर्श को जो धोते हो और वहां जो पानी रह जाता है उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है उसका इनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आप इनको एक बार नहला दे और साफ कर दे तो वहां का जो पानी है वो इनको इनके टेम्परेचर को कम करेगा, वो बराबर नहीं है। वो ह्यूमिडिटी बढ़ाने की वजह से इनके इनके लिए ज्यादा हानिकारक होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह से हम लोगों ने जहां जहां भी काम किया है वहां हमने लोगों को बताया कि आप किस तरह से एकदम जो गौशाला है वो गौशाला में आप बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, मिनिमम खर्च करें आप उसमें, उसको ओपन हवादार बनाएं, आप अपने पशुओं को न बांधें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करें और उसके बाद में आप छोड़ दें। गाय को पता है कि उसको कब गर्मी लग रही है और वो गर्मी के निवारण के लिए उसको कहाँ जाकर बैठना है, तो आप उसको डिसाइड करने के लिए दीजिए। उसके बाद में दूसरा काम आपको ये करना है कि चूंकि इनका जो पानी है इवापोरेशन जो जो हाँफ रही है, वो हाँफने में जो बॉडी का जो पानी बाहर निकल रहा है वहां पर पानी की इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए इनको जो पानी है वो पानी का इनके लिए बंदोबस्त करना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि उनको बांध के रखते हैं और सिर्फ दिन में 2 बार ही इनको इनको पानी पिलाते हैं। तो वो 2 बार पानी पिलाने में फिर इनको जो जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल नहीं पाता है। तो अगर आप इनको खुला कर रखेंगे और इनके लिए पानी का इंतजाम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पानी बार बार जाकर पियेंगे, इससे इनका बॉडी का टेम्परेचर इनका डाउन होता है। मैंने तो एक बार ऐसे भी किया था कि बॉम्बे में जब कॉलेज में था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी और मुझे पता था कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी का टेम्परेचर अगर गर्म हो, गर्म पानी अगर आपने सामने रखते हो तो गाय उतना पानी नहीं पिएगी, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37, 35, 37 डिग्री टेम्परेचर का या 30 to 35 टेम्परेचर का अगर आप पानी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी पीती है। तो मैंने ऐसा भी इंतज़ाम किया था कि जो पानी की जो टाकी थी उसमें बर्फ़ डालता था ताकि वो ठंडा रहे। दूसरा आपको ये काम करना है कि चूंकि मैंने जैसे बताया कि ये जब गर्मी जब हाइट पे होती है, जैसे 12 से लेके जो टेम्परेचर का जो पीरियड है, जैसे 11 से लेकर 3 बजे का जो पीरियड है जहाँ पर रेडिएशन की भी हीट रहेगी और सन और सूरज की भी काफ़ी गर्मी रहेगी, ऐसे टाइम पे आपको ये देखना है कि इनको किस तरह से ज़्यादा आप चारा खिला पाए। तो एक तो आपको ये काम करना है कि जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो उस टाइम पर इनको आप खिलाने की कोशिश करें। और दूसरा काम ये करें कि होता ऐसे है कि हम लोग जैसे कि 2 बार इनको खिलाने के लिए सामने चारा रख देते हैं, तो लेकिन 11 बजे के बाद में जो चारा पड़ा रहेगा वो गर्मी की वजह से वो सूख जाता है। और चारे में कितना पानी है वो पशुओं के लिए बहुत अहम है। हम लोगों ने देखा है कि जब चारे में पानी की जब मात्रा जब अच्छी होती है, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए या एनर्जी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी हम चारा जो देते हैं वो चारे के अंदर अगर 60 से लेकर 70% तक अगर पानी अगर हो तो वो चाव से खाते हैं। और कॉन्सनट्रेट में चूंकि एनर्जी ज़्यादा होती है वो और थोड़ा सा मीठापन रहता है इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेंटेन भी ऐसे करना है कि बजाय इस गर्मी के मौसम में बजाय 2 बार ही इनको चारा सामने डालने के आप कम से कम 4 बार का सिस्टम रखिए और थोड़ा थोड़ा डालिए ताकि वो जो सामने का जो चारा जो पड़ा रहेगा वो गर्मी की वजह से वो सूख ना जाए। और अगर वो सूख जाएगा तो साइलेज अगर हो या मुर्गास वगैरह हो अगर हम सामने रख रहे हैं तो वो गर्मी की वजह से सूख जाएगा और वो खा नहीं पाएंगे। तो किसान भाइयों को जो करने की जो 3 मेजर पॉइंट जो मैंने बताया वो अभी तक ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो गौशाला है उसको आप कैसे हवादार बनाएंगे। दूसरा ये है कि आप जो फर्श को धोते हो, जो पशुओं को जो धोते हो वो उसको आप कम करेंगे या फर्श को धोने का तो बिल्कुल आप बंद करेंगे, सिर्फ आप गोबर को बाहर निकाल लेंगे। और हवादार जब रहेगा तो नीचे का जो फर्श है वो उस पर अगर गोबर हो भी तो वो सूख जाएगा और वो कारपेट के जैसा हो जाएगा और कारपेट कभी भी हानिकारक नहीं होता है। दूसरा ये है कि अगर पास में अगर कोई झाड़ वगैरह हो तो आप अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो वो झाड़ के नीचे जाएंगे। मैंने ये देखा हो, यूपी में मैंने देखा हूँ कि जो आगरा है उसके बाद में जो फतेहाबाद वगैरह का जितना भी जो एरिया है उस एरिया में, इवन मध्य प्रदेश में मैंने देखा हूँ कि गर्मी के मौसम में जो गांव का जो एक बड़ा पेड़ होता है या 1 या 2 जो बड़े पेड़ होते हैं वो सारे किसानों के पशु वहां पर आके उनको छोड़ देते हैं, वहां पर आके बैठते हैं। वो सबसे बढ़िया सिस्टम है कि वो आए, वो अपने अपने गौशाला से निकले और शाम तक दूध निकालने तक वो वहां पर रहेंगे। उनका चारा वगैरह का बंदोबस्त वो वहीं कर देते हैं और जब दूध निकालने का टाइम आता है तो वो उनको वहां पर ले जाते हैं। तो एक बढ़िया कम्युनिटी
एक्टिविटी है कि आप जो आप आपके जो गांव है और गांव के जो बड़े जो पेड़ है, सायादार जो पेड़ है, वहां पर आप अपने पशुओं को छोड़ दें और पशु वहां पर आराम से बैठ सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि वहां पर इवन जो क्रॉस ब्रेड गाय भी अगर है तो मैंने देखा है कि वो जब जब झाड़ के नीचे, सायेदार झाड़ के नीचे जब बैठते तो बिल्कुल नहीं हाँफती है, इसलिए कि वो जो उनको जो कूलिंग जो इफेक्ट मिलता है झाड़ का, वो सबसे अच्छा होता है। अब न्यूट्रिशन के तो थोड़ा सा मैंने मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया कि मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है, व्यवस्थापन में आपको, गाय के व्यवस्थापन में या भैंस के व्यवस्थापन में आपको क्या क्या करना है उस बारे में बताया। अब दूसरी चीज आपको ये देखना है कि आप इनको चारा में जो न्यूट्रिशन है, जो इनका जो डाइट है, आप जो फीड खिला रहे हो, इसमें कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे इस ये 3 महीनों में, ताकि इनकी जो एनर्जी जितनी इनको मिलना चाहिए वो उनकी एनर्जी उतनी उनको मिले। तो एक तो सबसे ज्यादा आपको ये काम करना पड़ेगा कि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी जो फीड है, जैसे जो कॉन्सेंट्रेट फीड है और जो बाकी का जो फीड है, उसकी तरफ ये देखे कि वो कम भी अगर खाती है तो उसमें उनको जितनी जितनी उनको ताकत की जरूरत है, जितनी उनको एनर्जी की जरूरत है, वो उस फीड से उनको मिल पाए। तो आपको थोड़ा सा जो बाकी के जो फिलर जो रहते हैं, जैसे आप स्ट्रॉ खिलाते हो, गेहूं का भूसा वगैरह जो खिलाते हो, उसकी मात्रा थोड़ी सी अगर आप कम करते हैं और उसके बजाय तो कॉन्सेंट्रेट और उसके बाद में जो मुर घास वगैरह इस टाइप के जो या बाकी के जो है हरी जो घास है, उसकी मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो इनकी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल इनकी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि इनको जैसे मैंने बताया कि आप बजाय सिर्फ 2 बार इनके सामने खिलाने के, आप इनको कम से कम इस ड्यूरेशन के अंदर आप जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करते हुए, एक तो सवेरे का जो फीड है वो जल्दी डालें और ये देखें कि आप 12 बजे से पहले अगर इनको 2 बार अगर फीड करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में 4 बजे के बाद में जब थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो जाती है तो 4 बजे के बाद में फिर आप इनको 2 से 3 बार खिलाने की कोशिश करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी इनको जो मिलना है वो एनर्जी इनको अच्छी तरह से मिल पाएगी। दूसरा आपको एक ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने बताया कि इनका थूक बाहर निकलता है और पसीना निकलता है, पसीना बाहर निकलता है। थूक और पसीना जब बाहर निकलता है तो इसमें बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो भी निकलते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उसके बाद में कार्बोनेट है। इस टाइप के जो घटक है जो बॉडी के लिए, गाय की जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे बाहर से निकल रहे हैं। और उसके बाद में जो थूक है वो थूक में भी ये सारी चीजें रहती है, जैसे जिंक है, उसके बाद में आपका जो तो कैल्शियम है, कार्बोनेट है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सारी चीजें जो थूक है वो थूक में रहती है। और वो जितना थूक ज्यादा नीचे गिराएगी उतना ज्यादा उसका लॉस होगा, इसलिए आपको पानी के अंदर या आपके जो खाद्य दे रहे हो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा आपको बढ़ानी है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए एक चीज तो आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से घटक मार्केट में अवेलेबल है जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट दे पाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर, जैसे रिहाइड्रेशन के लिए जो बच्चों के लिए जो मिलता है, उस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट अभी वेटरनरी के लिए भी उपलब्ध है। तो आप उसको पानी में डालकर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और पानी को आप अगर ठंड कर पाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा बर्फ ही डालना है आपको, तो ये छोटी मोटी चीज़ है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको बोलने में ज़्यादा अहम नहीं लगती है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है कि पानी का जो टेम्परेचर है उसको आपको 35 डिग्री तक लाना है। अब 35 डिग्री तक आपका टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, तो आप अपनी उंगली उसमें डालिए। अगर आपकी उंगली को अगर वो पानी ठंड लगता है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर 37 से कम है, राउंड अबाउट 35 है। आप ऐसे पानी आप अपने पशुओं को पिला सकते हो और उसमें इलेक्ट्रोलाइट या ऑस्मोलाइट है उसको डाल सकते हो। दूसरा ये है कि इनको सबसे ज्यादा जो आवश्यकता रहती है वो रहती है ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज एक डायरेक्टली एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है। लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम इनको कोई भी जो शक्कर की चीजें अगर हम इनको खिलाते हैं तो शक्कर की चीजें ग्लूकोज में नहीं बनती है, वो जाकर वोलेटाइल फैटी एसिड बनती है। तो इसलिए अगर कुछ ऐसी चीजें हम इनको खिलाते हैं जहां पर डायरेक्टली इनको ग्लूकोज मिले तो उसका ज्यादा असर होता है। और उसके लिए अब कुछ बाजार में नए जो टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रूमेन
का एक जो बाईपास फैट जैसे मिलता है, उसी तरह से एक बाईपास स्टार्च भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। और ये बाईपास स्टार्च अगर आप देंगे तो ये सीधा जाकर जो आंतड़ी है वो आंतड़ी में जाएगा और वहां पर इसका ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज बॉडी के लिए टेम्परेचर के मेंटेनेंस के लिए और स्पेशली जो फर्टिलिटी का जो हीट पे आने की जो प्रक्रिया है उसके लिए बड़ा बड़ा कारआमद रहता है। तो अब एक 50 से 60 ग्राम में स्टार्च अगर आप रोज अपने पशुओं को अगर आप देते हो इस 3 महीने के ड्यूरेशन में, तो इनमें जो ग्लूकोज की जो कमतरता होती है वो कमतरता कम हो जाएगी। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि टिक्स का बहुत ज्यादा प्रमाण बढ़ जाता है, तो आपको टिक्स का भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो जैसे फायरिंग गन वगैरह रहती है उससे आपको टिक्स के जितने भी जो ये जो ब्रीडिंग स्पॉट रहते हैं वो गौशाला के जो क्रैक्स रहते हैं दीवार में या फर्श वगैरह पे, वहां पर अंदर जाकर ये अपने अंडे देते हैं और वहां से फिर वो टिक्स नहीं निकलते। तो आपको उसको उसको पूरा आपको अच्छी तरह से जलाना है। और दूसरा ये है कि मार्च के महीने में आप ये भी आप एक कार्यक्रम अपने हाथ में ले सकते हैं कि सीमेंट और कंक्रीट का आप बना लें और उसमें चूना वगैरह मिला के जहां जहां आपके गौशाला में होल है, जहां पर सुराख है, जहां आपको लगता है कि दीवार में वगैरह जाकर गोचिड़ जाकर अंदर अंडे देके अपनी पैदाइश को बढ़ा सकते हैं, तो उसको आप बंद करिए। फायर से पहले उसको जलाइए और उसके बाद उसको बंद करिए, तो इनका जितना भी जो ब्रीडिंग का जो ग्राउंड है वो सारा के सारा कम हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा है कि टिक्स के मैनेजमेंट के लिए आप कितने बार आइवरमेक्टिन दोगे, कितने बार आप उसकी फवारनी करोगे, ब्यूटॉक्स दोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि जो ब्रीडिंग प्लेस है वहां से तो जो टिक्स है वो आ रही है और उसके बाद में इसकी तो कोई इम्यूनिटी नहीं रहती, इसके लिए आपके जो है तो प्रॉब्लम बिल्कुल न खत्म होने वाले प्रॉब्लम रहती है। तो एक अच्छा उपाय है, बहुत सारे किसान जो महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर बहुत सारे किसानों ने इसको किया है। वो ये करते हैं कि 4 या 5 जो बर्ड्स रहते हैं, जो पोल्ट्री बर्ड्स रहते हैं, मुर्गी जो रहती है अंडे देने वाली, उसको पालते हैं और उसको अंदर छोड़ देते हैं। अब उसमें फायदा ये होता है कि वो टिक्स को देख देख कर पिक करके खाती है और वो इवन दीवार में भी अगर कहीं रेंगती दिखेगी, सुराख में भी अगर दिखेगी तो वो बराबर उसको पकड़ के खाएगी। दूसरा, जब ओपन में रखते हैं तो ऊपर जो परिंदे जो ऊपर के जो उड़ने वाले हैं, कौवे उस टाइप के जो रहते हैं, तो चील वगैरह, उनको भी दिखता है, वो उनकी जो आईसाइट और उनकी नजर इतनी अच्छी रहती है कि वो ऊपर चलने वाली जो गाय के ऊपर का अगर कोई टिक्स है तो वो भी उनको नजर आता है, वो आके ऊपर से बराबर उसको ठोसा मार के वो टिक को करेंगे। तो और दूसरा ये है कि फिर जो बचा कुचा जो भी ग्रेन्स पड़ जाता है तो ग्रेन्स को भी जो ये जो मुर्गी है वो खा लेगी। दूसरा ये है कि इनका जो गोबर है वो गोबर में भी अगर कुछ इनके जो दाने अगर बाहर निकल रहे, अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे बाहर निकल रहे, तो उसको भी खाने के लिए वो गोबर को फैलाएगी और वो गोबर को फैलाने की वजह से गोबर जल्दी सूखेगा, तो आपको धोने की भी जरूरत नहीं की और सूखा गोबर में आपको ये सारे के सारे जो टिक्स वगैरह है, ये टिक्स की ब्रीडिंग नहीं होगी। हमेशा टिक्स की ब्रीडिंग के लिए उनको मॉइस्चर की जरूरत है, पानी की जरूरत रहती है। तो जहां भी या इवन जो मॉस्किटो है, जो मच्छर है, उनको भी पानी से लदा हुआ जो गोबर है उसकी जरूरत रहती है। वो वहां पर वो अंडे देके अपने जो लार्वी है और वो नए मॉस्किटो बनाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल सूखा कर रखेंगे तो ये सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ये कुछ वहाँ के जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के ये है उसको बताया कि ये अंदर 5 से 10 जो है तो मुर्गियां इसमें छोड़ देते हैं और वो सारे के सारा इनका टिक्स का मैनेजमेंट करते हैं। और कुछ कुछ जो काश्तकार है उन्होंने तो ये बताया कि इनके जो अंडे हैं वो अंडे बेच के भी उनको 25 से 30% उनकी जो इनकम है, जो दूध की जो इनकम है उससे 25 से 30% इनकम उनको एक एडिशनल अंडे भी उसकी वजह से होती है। और दूसरा ये कि आप जो ब्यूटॉक्स वगैरह जो बाकी के जो दवाएं, वो दवाएं का इस्तेमाल कम हो जाता है और उस वजह से इनकी दूध की जो क्वालिटी है वो दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो जहां जहां आप ये कर सकते हो, मुझे पता है कि मैं यूपी में मैं किसी जगह एमपी में मैं किसी किसानों के सामने मैं बात कर रहा था कि आप इस तरह से आप मुर्गी अगर अंदर रखेंगे तो आपको अंडे मिलेंगे, तो उन्होंने झट से हमें बताया कि नहीं नहीं, हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर हम लोग इस तरह से अगर रखेंगे तो हमारे लिए कष्ट होगा और हमारे बच्चे और बच्चियों की शादियों के अंदर प्रॉब्लम होगा। तो कहीं कहीं कल्चरल इश्यूज भी है। तो जहाँ ये कल्चरल इशू नहीं है, जहाँ पर आप लोग कर सकते हो, तो वहां पर मुझे लगता है कि आप इस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बात जो आपको बतानी है, वो बहुत सारे जो कंपनीज के लोग आपके पास आते हैं और आपको बताया कि भाई स्प्रिंकलर लगाइए।
स्प्रिंकलर का स्पेशली आप स्प्रिंकलर का मतलब ये है कि आप जो है तो जो पानी है, जो हवा में जो पानी कम है वहां पर आप पानी छोड़ रहे हैं ताकि वो पानी ठंड, वो जो हवा है वो हवा ठंड हो जाए, और वो ठंड हवा से जब गाय के जिल्द के ऊपर वो हवा जब जाएगी तो वहां से उसकी जो अंदर की गर्मी है वो अंदर की गर्मी को एवापोरेशन से वो उसका टेम्परेचर को डाउन करेंगी। ये उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है वो लगाने के लिए। तो स्प्रिंकलर लगाने के लिए जब स्प्रिंकलर लगाते हैं तो एक तो चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो पानी है वो पानी मिस्ट की शक्ल में होना चाहिए। मिस्ट का मतलब ये है कि जैसे धुआं जैसे रहता है ना, तो पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, पानी का ड्रॉपलेट का साइज बहुत कम रहता है, और वो फोर्स से बाहर निकलता है। उसको हम लोग बोलते हैं वाटर की जो मिस्ट है वो मिस्ट निकलनी चाहिए। अब अगर सिर्फ मिस्ट अगर निकलती है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। ये थोड़ी सी एक आप चीज को आप ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग जो है तो सिर्फ बताते हैं कि आप आइए और स्प्रिंकलर लगा लीजिए। आप अगर स्प्रिंकलर लगाएंगे तो गाय के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। इसलिए कि बॉडी का टेम्परेचर कम होने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि जो पानी है वो पानी जो गाय की जो बैक है वो बैक के ऊपर जो उसका जो बैक साइड है उसके ऊपर गिरे, और उसके बाद में आप पंखा चलाएं। और जब आप पंखा चलाएंगे तो वो जो पानी जो ऊपर गिरा है वो एवापोरेट होगा। वो जब एवापोरेट होगा तो एवापोरेशन की वजह से वो बॉडी के जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को भी साथ लेके एवापोरेट करेगा। तो ये जो दोनों प्रक्रिया है वो दोनों साथ में होनी चाहिए। अगर दोनों साथ नहीं हो रहे, अगर आप सिर्फ पंखा लगा रहे हो और आप ड्राई हीट एरिया में हो जहां पर जो ह्यूमिडिटी हवा की जो ह्यूमिडिटी वहां पर कम है, तो आपको सिर्फ पंखा कोई काम नहीं देगा, है ना। ऐसी जगह पे आपने देखा हो कि हमारे खुद के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि हम जो लगाते हैं वो कुछ अलग टाइप का हम लोग रखते हैं कि जिसमें हम लोग पानी डालकर एक अंदर पंखा भी रहता है, और पानी और पंखे के साथ में हम लोग जो है तो उसको घर के जो टेम्परेचर है रूम के टेम्परेचर को हम लोग कम करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर दोनों चीजें होनी चाहिए कि आप पानी पानी जो गिर रहा है वो उसके बॉडी पे गिर रहा है और उसके बाद में एवापोरेट कर रहा है। अब लोग दूसरे कई जगह मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंकलर लगा देते हैं, और स्प्रिंकलर लगाने के बाद में वो क्या करते हैं कि दो फैन लगाते हैं दोनों तरफ से। वो काफी नहीं होता है, इसलिए कि पानी का बॉडी के ऊपर गिरना और वहां से इवापोरेट होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने नीचे एक आपके स्लाइड मैंने बताया, आप इस स्लाइड में देखेंगे कि एक फैन नहीं है बल्कि हर पशु के लिए एक फैन है। तो स्प्रिंकलर से उसके बैक पे जो तो पानी गिर रहा है, मिस्ट गिर रहा है, और पंखा चल रहा है। ये जब दोनों प्रक्रिया जब चलेंगे तो जो एफिशिएंसी है एवापोरेशन की, वो एफिशिएंसी एवापोरेशन की बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है गर्मी में हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। हमने देखा है कि जहां जहां इस टाइप का सिस्टम लोगों ने लगाया है वहां पर मास्टाइटिस का प्रमाण बड़ा है। और उसका रीजन ये है कि जब आप पानी जब डाल रहे हो तो आप पानी सिर्फ बैक पे नहीं डाल रहे हो, वो पानी फ्लोर पे भी जा रहा है ना, फर्श पे भी जा रहा है। और फर्श पे जाने की वजह से अगर आपका जो पशु है वो आपने बांध के रखा है तो वो जो जब बैठ रहा है तो वो जो गोबर है, जो पेशाब है जिसमें पानी मिला हुआ है, उसमें वो थन के जरिए वो सारा के सारा गंदा पानी अंदर जाएगा, और उसके बाद में थनेला या मास्टाइटिस का प्रमाण बढ़ेगा, मेट्राइटिस वगैरह जो बीमारी है उसका प्रमाण बढ़ेगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पे आपको दो तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। वो एक तो ये है कि आपका जो मिस्ट है, जो पानी जो आप डाल रहे हो वो इतना कम हो कि फर्श पे नहीं गिर रहा है, फर्श गीली नहीं हो रही है। और दूसरा ये है कि आप पंखा हर पशु के ऊपर आप पंखा चला रहे हो, या आपका जो पंखे का जो वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा है कि वो पंखे की जो हवा है वो हर पशु तक जा रही है, तो ही एवापोरेशन होगा। और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम आपको ऐसे जगहों पर आपको चलेगा जहां पर ड्राई ड्राई हीट है, जहां पर पानी की मात्रा हवा में कम है, ह्यूमिडिटी कम है। लेकिन जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर आपको ये इस तरह के अगर सिस्टम आप लगाएंगे तो पशु को ज्यादा हानि पहुंचेगी। इसलिए कि ऑलरेडी जो ह्यूमिडिटी है वो 70% है, और उसके ऊपर आप पानी और इस तरह से मार के उसकी ह्यूमिडिटी आप बढ़ा रहे हो,
तो टेम्परेचर कम होने के बाद में भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से उसका THI इंडेक्स जो अनकंफर्टेबल लेवल पे जाएगा। इसलिए आपको ऐसी जगह पर आपको एक ही चीज करनी है, वो ये है कि आपको सायेदार, आपको इनको साया प्रोवाइड करना है, और दूसरा आपको ये करना है कि हवादार इनका जो गौशाला है उसको बनाना है ताकि हवा खेलती रहे। अगर छत अगर कम हो तो भी फिर प्रॉब्लम होता है। और दूसरा आप काम ये भी कर सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में आप जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ आप आधे पशु को गौशाला से बाहर निकाल के बांध सकते हैं, या अगर आपके पास बाहर जगह हो तो आप सारे के सारे पशुओं को आप बाहर निकाल कर आप बांध सकते हो। लेकिन इनको खुला रखने में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आपको एक सिर्फ लकड़ी का या बाम्बू वगैरह के आपको कंपाउंड आपको बनानी है और उसके अंदर आपको अपने पशुओं को छोड़ देना है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि एक छोटा सा आप अगर ये इंटरवेंशन अगर करते हो तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। दूसरा मैंने जैसे बताया था कि जब हीट स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उस टाइम पे अलग अलग टाइप की बीमारियां भी शुरू होती है, और एक जो बीमारी जो होती है वो है डायरिया, जुलाब। और ये जो डायरिया है इसको हम लोग हेमोरेजिक सिंड्रोम बोलते हैं, इसलिए कि इस डायरिया में न सिर्फ जो मल है वो पानीदार होता है बल्कि इसके साथ में ब्लड भी आता है। और वो ब्लड आने की वजह ये है कि अंदर बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो अंदर के जो ब्लड वेसल्स है, जो कैपिलरीज है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से वो जो ब्लड है वो ब्लड जो इनके जो आर्टरीज है वहाँ से निकल के फिर मल है या पेशाब वगैरह में भी आना शुरू होता है। टॉक्सीमिया वगैरह शुरू होता है। कुछ वायरल डिसीज भी इनके अंदर गर्मी के मौसम में ज़्यादा नज़र आती है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर ये जो मैंने जो बताया कि जो समर डायरिया है या हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो अगर होता है तो उसको ट्रीटमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके पशु को इस टाइप का कोई आजार है तो आप अपने जो पशु वैद्यक है, जो डॉक्टर है, उनसे आप कांटेक्ट करें ताकि उसको बराबर उसका इलाज करवाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक 8 या 10 दिन में आपके जितने भी पशु वैद्यक है उनके लिए भी हम आज नया क्या रिसर्च गर्मी के मौसम में जो होने वाले जो भी हानिकारक जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है उसको हम किस तरह से मैनेज करें, स्पेशली जहाँ टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है वहाँ पर कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, उसका हम वेबिनार हम अलग से लेंगे। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगे कि आपका जो पशु है वो हीट स्ट्रेस में और हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम में डायरिया की तरफ जा रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने जो पशु वैद्यक है उनको आप बुलवाएं। तो इस तरह से इनकी जो हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम में जो ऊपर की जो स्लाइड है वो हाथ है कि जो पशु वैद्यक है उसने हाथ अपना जब रेक्टम में जब डाला है उसने देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या है, तो उसके हाथ में सारा के सारा आप देख रहे हो कि म्यूकोसर पूरा खून लगाए। और इसके जो आँख वगैरह में भी देखेंगे आप तो एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि लालपन ज़्यादा आ जाता है, और उसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। अब इसको अगर ये जो है ये बोवाइन वायरल डायरिया और कुछ वायरल जो डिसीज है वो वायरल की वजह से भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे वक्त आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है और पशुओं को इंटेस्टाइन रिलेटेड और बाकी के जो बैक्टीरियल जो बीमारियां हैं वो हो सकती है, तो आप इनको जो मिथिलिन ब्लू अभी जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल जर्मिसाइड अवेलेबल है आप उसका भी इस्तेमाल आप जब ज़्यादा टेम्परेचर हो 40-45 तो पानी में डालकर सभी पशु को अगर देते हो तो इस तरह के जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, जो वायरस का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि इनके जो डायमेट्रिक इंटेक कम हो जाता है, और डायमेट्रिक इंटेक कम होने की वजह से जो ग्लूकोज इनको मिलना चाहिए वो ग्लूकोज नहीं मिलता है, और ग्लूकोज की कमतरता की वजह से बॉडी में जो एडजस्टमेंट होते हैं उस वजह से देखा यह गया है कि समर हो जाने के बाद में भी, जैसे जून हो जाने के बाद में भी इसका जो हीट स्ट्रेस का जो असर है वो लगभग सितंबर तक रहता है, और जो गर्मी में जो गाय और भैंसें आना शुरू होती है वो सितंबर के बाद से आनी शुरू होती है, जबकि आपकी जो गर्मी है वो जून जुलाई में खत्म हो गई, लेकिन उसका जो असर है वो काफी देर तक रहा है। और उसकी वजह यह है कि बॉडी का जो ग्लूकोज का जो बैलेंस है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, और वो बॉडी अभी भी जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो मात्रा अपने मेंटेनेंस के लिए कर रही है, और जो ग्लूकोज हार्मोन्स के लिए और दूध के लिए होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है।
तो जैसे मैंने बताया कि मेस्टाच एक प्रोडक्ट है जो बाजार में उपलब्ध है, और ये बाईपास ग्लूकोज है। इसको आप जब खिलाएंगे 50 से 60 ग्राम रोज, ये गर्मा के मौसम में, तो इनको जो बाईपास ग्लूकोज है, जो बाईपास ग्लूकोज इनको मिलेगा, और इससे इनकी जो जो हीट स्ट्रेस एक तो कम होगा, और दूसरा जो समर मंथ जाने के बाद में ये जल्द से जल्द अपने प्रोडक्टिविटी पे और फर्टिलिटी पर आ जाएंगे। इसके बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि इनका जो ड्राई मैटर इंटेक है, जो फीड का इंटेक है, वो आपको बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए आपको थोड़े से व्यवस्थापन में चेंजेस करने पड़ेंगे कि आप सवेरे 2 टाइम इनको खिलवाइए, 11 बजे से पहले तक आप इनको 2 बार खाने के व्यवस्थापन करिए, और 4 बजे के बाद में 2 बार इनको खाने के व्यवस्थापन करिए। पानी आप ठंडा इनके लिए उपलब्ध करिए, और इनको खुला छोड़िए। आप अगर खुला नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम इनको 4 से 5 बार दिन में आप पानी के लिए इनको छोड़िए, और पानी इनको पीने दीजिए। दूसरा ये है कि अगर आप लाइव ईस्ट अगर इनको देते हैं, जो बाजार में बहुत सारे कंपनीज का अवेलेबल है, तो लाइव ईस्ट इनको अगर आप देते हैं, तो ये लाइव ईस्ट भी इनके जो रूमेन की जो प्रक्रिया है, जो एसिडिटी की वजह से, क्योंकि सलाइवा कम हो गया है, थूक कम हो गया है, और थूक कम होने की वजह से जो बफरिंग रूमेन में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो आप अगर इनको ईस्ट देंगे, तो ईस्ट क्या करता है कि अंदर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को खा जाता है, जिस वजह से उसका जो एनारोबिक एनवायरनमेंट है वो रहता है, बरकरार रहता है, और अंदर का जो एसिडिटी जो बढ़ती है उसको ये कम करता है। तो लाइव ईस्ट का आप इस्तेमाल समर मंथ्स के अंदर अपने फीड में आप जरूर करिए, इसलिए कि लाइव ईस्ट जो अंदर के जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, जो डाइजेशन करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और दूसरा ये है कि गाय के लिए भी, भैंस के लिए भी अच्छा है, इसलिए कि जो रूमेन में एसिडिटी होनी चाहिए वो एसिडिटी नहीं होती है। दूसरा और एक ये है कि बाजार में कुछ ऑस्मोलाइट्स अवेलेबल है। ऑस्मोलाइट्स है ना, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी तरह से कुछ ऑस्मोलाइट्स भी बाजार में अवेलेबल है। वो ऑस्मोलाइट्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ऑस्मोलाइट में अलग अलग टाइप के जो केमिकल के घटक है वो घटक होते हैं। दूसरा और ये भी मालूम पड़ा है रिसर्च के माध्यम से कि अगर आप बीटाइन का सप्लीमेंटेशन अगर करते हो अपने फीड में, तो ये बीटाइन से भी इनका जो रूमेन का जो इन्वायरमेंट है, जो पहला जो इनका जो गोठा है, जो पहला जो पेट है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट अच्छा रह पाता है। दूसरा ये है कि जो बीटाइन है, ये बीटाइन एसीटेट में कन्वर्ट होता है रूमेन में, और जब एसीटेट में जब कन्वर्ट होगा तो एसीटेट से वोलाटाइल, ये एक वोलाटाइल फैटी एसिड है जो फैट बनाता है, और जब फैट बढ़ेगा तो एनर्जी, वो फैट का जब यूटिलाइजेशन जब बॉडी में होगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इस तरह से बीटाइन जो है तो उसका डबल असर होता है कि एक तो वो ऑस्मोलाइट का भी काम करता है, और दूसरा वो रूमेन में कन्वर्ट होता है एसीटेट में, इसलिए उसकी जो फैट लेवल है बॉडी की, जो फैट लेवल बढ़ेगी, और फैट की वजह से उसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी। अब एक नया जो कंसेप्ट जो सभी जगह चल रहा है, पूरे जग भर में चल रहा है, वो ये है कि क्यों ना हम ऐसी गाय को ब्रीड करें कि जिसमें हीट स्ट्रेस न हो। तो इस तरह का एक बड़ा रिसर्च यूएसए की एक कंपनी है, उन्होंने किया है, और उन्होंने कुछ ऐसी गाय आइडेंटिफाई किया है जो साउथ अमेरिकन, जो कैरेबियन और साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज है, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी गाय देखी कि जो 45 और 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी वो हाँपती नहीं है, उनका प्रोडक्शन वैसी के वैसी रहता है, उनको कोई जो टेम्परेचर है, बाहर की जो गर्मी है, उसका कोई असर नहीं होता है। उसका जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला कि एक पर्टिकुलर टाइप का जीन है जिसको नाम दिया गया है सिलिक जीन, और वो जो सिलिक जीन है, वो सिलिक जीन जिस गाय में रहेगा, वो जो एक कुछ 4 या 5 वेरिएंट है उसके, वो अगर वेरिएंट अगर सिलिक जीन की जिस गाय में रहेगी, वो जो गाय है, वो गाय पर जो हीट स्ट्रेस है उसका असर नहीं होगा। वो सिलिक जीन इसलिए उनका नाम दिया गया है कि जब भी वो जीन जब रहता है, तो ऐसी जो गाय है, वो गाय का जो मैंने जैसे आपको अभी स्क्रीन के ऊपर बताया, एक गाय बताया हूँ, कि आप देखेंगे कि इसके जो बाल है बहुत छोटे हैं और बहुत ज्यादा घने हैं। तो जितने छोटे बाल रहेंगे और जितने ज्यादा घने बाल रहेंगे, अब जितने ज्यादा घने बाल रहेंगे उतने ज्यादा उसके हेयर के फॉलिकल रहेंगे, और उतने ज्यादा उसके सेबेशियस के स्वेट के ग्लैंड रहेंगे, और उस वजह से इनका जो कंडक्शन है अंदर की जो हीट का, वो अंदर की हीट का कंडक्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो मैक्सिमम इनकी जो अंदर की जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो बाहर निकल जाती है वो इनके स्किन से निकल जाती है,
इसलिए ये हाँफती नहीं है। इनको अपना सांस के जरिए जो टेम्परेचर को बाहर निकालना है उसकी उनको जरूरत नहीं आ पाती है। तो ऐसे सिल्क जीन के अभी ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स वहां पर शुरू हुए हैं। ऐसे कुछ बुल्स उन्होंने तैयार किए हैं कि जब उन बुल्स का सीमेन जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उनसे जो बछड़ियां जो पैदा होगी, वो जो बच्चियां है वो हीट रेजिस्टेंट रहेगी। और उन्होंने ये भी किया है, जैसे ब्राजील में मैंने देखा है कि इसकी जो टेस्टिंग जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक बड़ा चैम्बर बनाते हैं और उसके अंदर गाय या बैल जिसको सीमेन के लिए जिसको इस्तेमाल करना है उसको अंदर रख देते हैं और उसको सारे के सारे सेंसर्स उसके पूरे लगाकर अंदर का जो टेम्परेचर है वो हीटर लगाकर 50 डिग्री और वो अंदर का ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करके 50 डिग्री तक लेकर जाते हैं। और फिर ऐसे गाय या बैल का जो टेम्परेचर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, वो सारा के सारा मॉनिटर करते हैं। और फिर ऐसे बैल और ऐसी गाय को वो सिलेक्ट करते हैं कि जो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी जिनका कंफर्टेबल बाकी के गाय या बैल के लेवल से बहुत ज़्यादा है, तो उनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई एक जूनी पद्धत, लेकिन अब चूंकि पता चल गया है कि कौन सा जीन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए अब आसानी से हम लोग इसको जेनेटिक्स के जरिए हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ इस तरह का एक हमने प्रोजेक्ट अपने हाथ में लास्ट ईयर लिया था, जब मैंने और डॉक्टर संतोष वाकचौरे और बाकी के भी बहुत सारे पशु वैद्यक है, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास भी कुछ ऐसी गाय हैं कि जो गर्मी है, 12 बज रहे हैं, टेम्परेचर 47-48 डिग्री चल रहा है, उसके जो 7-8 उसके जो साथी है वो सारे के सारे या तो झाड़ के नीचे जाकर बैठे हैं या अंदर गौशाला में बैठे हैं और ये आराम से बाहर धूप में खड़े रह के धूप के मजे ले रही है। तो ये गाय है जो पोटेंशियल गाय है जिसके अंदर हो सकता है कि सिलिक जीन हो, और ऐसी गाय के बछड़े को जब हम इस्तेमाल करेंगे ब्रीडिंग में तो हम जो है तो सिलिक जीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाएंगे। तो हम लोगों ने अभी इस साल एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है जिसको फंडिंग यहाँ की एक एनजीओ है, बॉम्बे गौरक्षक मंडली फाउंडेशन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि हमारे जो पशु वैद्यक भाई है और जो किसान हैं उनके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट होकर उनको बता रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की अगर गाय हो तो आप उसका वीडियो और उसकी एक फोटो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भेजो, ताकि फिर हम उसको कंफर्म कर पाएंगे कि सचमुच वो हीट टॉलरेंट है क्या, हीट को बर्दाश्त कर पा रही है क्या। फिर ऐसे गाय का हम खून और जो बाल का सैंपल लेकर हम उसका RT-PCR करके पता करेंगे कि उसके अंदर जो सिलिक जीन है वो है क्या, अगर है तो कौन सा वेरिएंट है। और फिर ऐसे जो गाय है उसको हम लोग अलग से एक सर्टिफिकेट वगैरह देंगे कि ये एक सिलिक जीन वेरिएंट है, हीट टॉलरेंट गाय है। और ये ऐसी जो गाय है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस गाय है, इसलिए कि हम अगर उस टाइप की गाय का अगर निर्माण हमारे देश में भी अगर हम कर पाए तो हमको ये जो सारे जो ड्रामे जो करने हैं, स्प्रिंकलर लगाओ, पंखे लगाओ, स्प्रिंकलर लगा रहे हो, पंखे लगा रहे हो, लेकिन दोपहर में इलेक्ट्रिसिटी गायब है गाँव में, अब क्या करेंगे आप, सारा का सारा आपने तो लगा दिया। तो ये जो सारे के सारे जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों का जो हल है ये है कि हम जेनेटिक्स का इस्तेमाल करें और जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके हम ऐसी गाय निर्मित करें जो कि हीट टॉलरेंट हो। तो ये प्रोजेक्ट हमने अभी अपने अपने महाराष्ट्र में और गुजरात में हमने शुरू किया है। इसके अलावा भी अगर और भी हमारे कोई काश्तकार भाई हैं जिनको लगता है कि उनके पास इस टाइप की अगर गाय है और वो भी पार्टिसिपेट अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, सैंपल वगैरह दे सकते हैं, वो भेज सकते हैं। हम उनको जो सैंपलिंग का जो किट है वो हम उनको पोस्ट से भेजेंगे और उनका जो काम है सिर्फ कान की जो वेन होती है कान के पास का जो है वहाँ पर आपको सिर्फ पियर्स करके एक ड्रॉप ब्लड जो फिल्टर पेपर है वो फिल्टर पेपर पे लेना है और एक उसका जो बाल है कहीं का भी 1 या 2 बाल लेकर एनवलप में डाल के, लिफाफे में डाल के जो एड्रेस उस पर दिया है वहाँ पर आपको पोस्ट कर देना है। उसका हम RT-PCR करके और ऐसी जो गाय है उसको फिर हम बाद में उसका हम टोटल जीनोमिक्स भी करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि ये जो गाय है ये गाय सचमुच में हीट टॉलरेंट है क्या। और इस वक्त हम ऐसी गाय हम पहले ले रहे हैं कि जो
20 लीटर से ज्यादा हो। अब अमेरिका में प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने तो जो साउथ अमेरिकन गाय है वो तो उन्होंने ढूंढ निकाला, लेकिन उस गाय का अगर वो पूरा के पूरा अगर इंसेमिनेशन अगर करवाते हैं तो हो सकता है कि हीट टॉलरेंट तो हो जाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उनको लगा कि जो हीट टॉलरेंस और प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, तो फिर उन्होंने कुछ जेनेटिक्स के कुछ टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करके उस जो जीन है, जो सिलिक जीन है, उसी जीन को अलग से निकाल के जो आईवीएफ जब करते हैं, एम्ब्रियो जब करते हैं, तो उस एम्ब्रियो में डाला। एक बड़ी बड़ी ये महंगी प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया उनको करनी पड़ी। हमको हो सकता है ये सारी प्रक्रिया न करनी पड़े, इसलिए कि अगर हमारे पास ऑलरेडी ऐसे क्रॉसब्रेड संकरित हो या ऐसे हमारे अपने देसी गाय ऐसी मिल जाए जो 20 लीटर देने वाली हो और जो ऑलरेडी हीट टॉलरेंट भी हो, तो हम उनका जो उनके जो वड़ू है उसका जो सीमेन यूज करके हम ऐसे नई नस्ल का हम निर्माण कर पाएंगे। तो आगे के 5 या 10 साल में हो सकता है कि हमारे पास ऐसी जो ब्रीड है वो ब्रीड का हम निर्माण कर पाए, जिससे जो हीट स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपना जो वेबिनार है वो मैं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप ज़रूर प्रश्न आप पूछिए। थैंक यू सर। टीम जीव गौ समृद्धि की तरफ से आप वी आर वेरी मच थैंकफुल ऑफ यू। मुझे लगता है सारे किसान भाइयों को आज आदरणीय डॉक्टर समद सर जी ने कि हीट स्ट्रेस क्या होता है, उसके गायों पर क्या क्या बुरे असर हो सकते हैं और हीट स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, फार्म लेवल पे किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सारे चीजों से सर ने हमें अवगत किया है। मुझे लगता है कि जिन भी किसान भाइयों को क्वेश्चंस है उनको एक विनती है कि क्वेश्चन आंसर वाला जो चैट बॉक्स है वहां पे आप आपका क्वेश्चन लिख सकते हो, और फिर जो आज के होस्ट है गजानन जी आपको अपग्रेड करेंगे ताकि आप खुद अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सके। तो फिलहाल मुझे लगता है डॉक्टर पाल है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर पाल आप कुछ आज के वेबिनार के बारे में कह सकते हैं। और तब तक के लिए डॉक्टर देवेंद्र वर्मा जी का सर सवाल है, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रोफेसर डॉक्टर समद सर, आई अप्रिशिएट योर सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू हैंडल हीट स्ट्रेस in market. Now there is availability of natural beaten liquid for managing heat stress. Could you please let me know your experience in using such dietary solution? He is talking about natural beaten liquid. बिल्कुल बिल्कुल, बीटेन बीटेन का काफी रिसर्च बीटेन के बारे में हुआ है, और इसका जो साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीटेन है, एक तो ये तो ऑस्मोलाइट के जैसे काम करता है, ये ज़ोटोनिक है, इसको बहुत पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों भी है। तो ये तो एक तो अंदर की जो एसिडिटी है उसको भी मेंटेन करेगा ऑस्मोलाइट होने की वजह से। और दूसरा ये है कि ये जो बीटाइन है वो कन्वर्ट रूमेन के जो माइक्रोफ्लोरा है वो उसको कन्वर्ट करते हैं एसीटेट में, और एसीटेट प्रिकर्सर है फैट का, क्योंकि एसीटेट जो ब्लॉक है वो मिलकर फैट बनाते हैं। तो इनकी जो फैट सिंथेसिस है वो फैट सिंथेसिस भी बढ़ेगी, और फैट की जब अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी तो। और दूसरा ये है कि इवन एसीटेट एज सच भी जो रूमिनेंट्स है उनके जो एनर्जी साइकिल है, वो एनर्जी साइकिल में भी एसीटेट का डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। एसीटेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और वो जब अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा तो वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन से उसमें से एनर्जी निकलेगी। जैसे हम लोग एटीपी जैसे ग्लूकोज से एनर्जी की बात करते हैं, उसी तरह से एसीटेट से भी एनर्जी निकलती है। तो देवेंद्र वर्मा जी, ये जो बाजार में जो अवेलेबल है आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हीट स्ट्रेस के लिए, वो एकदम प्रूवन चीज है। इसके अलावा भी
बहुत सारे किसान भाई महाराष्ट्र से ज्वाइन हुए हैं, तो दे कैन रेज देयर हैंड एंड आपको अगर कोई सवाल है, आप मराठी में भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उसको हिंदी में सर एड्रेस कर देंगे ताकि सारे ऑडियंस को समझ में आए। और और नहीं, उसको मराठी जितने भी में अटेंडी, हाँ, या तो मराठी में भी बता देंगे मराठी और हिंदी दोनों में बोलूंगा। दोनों में आप पूछ सकते हैं सवाल। अटेंडीज आप आपका हैंड रेज करिए, उसके बाद में आपको अनम्यूट भी किया जा सकता है ताकि आप आपका सवाल पूछ सके। अमित जाधव का भी एक प्रश्न है, इस कंडीशन में मास्टाइटिस के रोकथाम के लिए क्या करें? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो मास्टाइटिस का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी से ज्यादा मैं बताऊंगा जो वेटनेस जो फ्लोर पे जो बढ़ रहा है, उस वजह से मास्टाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है कि आप स्प्रिंकलर लगा रहे हो और स्प्रिंकलर का जो ड्रॉप रेट है, वो ड्रॉप रेट ऐसे है कि वो जो उसका ड्रॉप का जो साइज है, वो साइज बड़ा है, मिस साइज से बहुत बड़ा है, और इसलिए वो बैक पर गिरने के बाद में, और आपको पता है कि जो गाय और भैंस जो है, उसके बैक पे अगर आप पानी डालेंगे तो पानी ठहरेगा नहीं, है ना, वो पानी सीधा के सीधा नीचे आ जाएगा, इसलिए कि उनकी उनकी जो स्किन है वो बड़ी चिकनी होती है, और जब नीचे आएगा तो फ्लोर एकदम वेट रहेगा। तो इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर समझिए कि आपको स्प्रिंकलर इस्तेमाल ही करना है, आपके पास जो है उसके अंदर जो मिस साइज को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अभी बाजार के अंदर जो मेरी खुद की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें जिसको हम लोग बैरियर फिल्म टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बैरियर फिल्म का उसमें फायदा ये है कि जब आप अपने जो गाय की जो या भैंस की जो टीथ है उसको जब डिप करते हैं, तो वो जो स्फिंक्टर है, जहाँ से जो पानी, जहाँ से जो गोबर और पेशाब जो पानी में मिला हुआ बैक्टीरिया के साथ में जो अंदर जाता है, तो वहां पर वो एक स्फिंक्टर के ऊपर एक फिल्म फॉर्म करता है, और वो बैरियर फिल्म है, उसके अंदर कोई एंटीबैक्टीरियल नहीं है, लेकिन उसमें जो पोर साइज है वो बैक्टीरिया के साइज से कम है, इसके लिए अंदर बैक्टीरिया अंदर एंटर नहीं हो पाता है। तो ये 3 या 4 महीने में अगर आप मिस्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हो, पंखे लगा रहे हो, स्प्रिंकलर लगा रहे हो, तो अगर आप ये बैरियर फिल्म की जो टीथ डिप है, इसको दूध निकालने के बाद में अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको मास्टाइटिस का प्रॉब्लम बिल्कुल कम हो जाएगा। तब तक एक और बात भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि हीट टॉलरेंट का, मैंने बताया कि वो जो सिलिक जीन है, वो सिलिक जीन की वजह से गाय की जो हीट का टॉलरेंस उसका बढ़ता है। तो फिर बाद में रिसर्चर को ये पता चला कि इसमें जो ठंड जब होती है, तो उस टाइम पर ऐसी गाय का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, तो उसकी भी उन्होंने स्टडी की है, और वो स्टडी से ये पता चला है कि ऐसी जो गाय है जिसमें सिलिक जीन का जो वेरिएंट है, वो न सिर्फ कोल्ड सीजन में यानी हॉट सीजन में, समर सीजन में, बल्कि कोल्ड सीजन में भी उनको बहुत ज्यादा असर मिलता है। तो ये सिलिक जीन की जो नई जो पौध जो आएगी, जो नई ब्रीड जो आएगी, वो सचमुच एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगी, अगर वो हमारे पास भी अगर पॉसिबल हो तो। डेफिनेटली सर, और बहुत सारे किसान भाई भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जो भी ऐसी गाय उनके फार्म में होती है, उनका प्रोडक्शन भी समर में बिल्कुल ड्रॉप नहीं होता है, और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छे से वो ले पाते हैं। इवन उनकी फर्टिलिटी इंडेक्स भी बाकी जो गाय है जो हीट स्ट्रेस से ज्यादा प्रभावित होती है उनसे बेहतर रहती है। सो किसान भाइयों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके फार्म में अगर आप इस तरह के एनिमल पाते हो तो उनमें बेहतर से बेहतर सीमेन यूज करिए और उनको ब्रीडिंग की मैक्सिमम चांस दीजिए, ताकि आपके फार्म में ज्यादातर इस तरह से हाई यील्डिंग एनिमल्स आप ब्रीड कर सके और उनकी संख्या बढ़ा सके। और हीट स्ट्रेस का, या समर में इंडिया जैसे कंट्री में हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम साल भर में कम से कम 6 महीने रहता है, क्योंकि समर के अलावा सितंबर और अक्टूबर हीट में भी हीट स्ट्रेस की केसेस काफी संख्या में आजकल पाए जाते हैं। तो किसान भाई इस तरह के एनिमल को डेफिनेटली प्रेफरेंस दे सकते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद मुझे नहीं आ रही, पता नहीं। उन्होंने कुछ प्राइजेस भी रखे हैं, प्राइजेस भी रखे हैं, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ हम लोग गाय को सेलेक्ट करें जिनको ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लाकर उनसे अच्छे यानी सिलिक जीन पॉजिटिव
हम लोग बुल्स पैदा कर पाए, और ये जो बुल्स है ये फिर हमारी जो आगे की जो ब्रीडिंग जो प्रोग्राम है वो ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो इसमें जैसे यूएस में, ब्राज़ील वगैरह में जैसे सिस्टम है कि वहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा जो हाई सुपीरियर जेनेटिक्स के जितने भी जो बुल्स है वो बुल्स जो है तो वो काश्तकार के पास से लेकर आते हैं। तो उनके पास सिस्टम ऐसे है कि इस तरह के जो हाई जेनेटिक्स के जो गाय है उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके रखा है, और उसके बाद में वो 3 महीने या 4 महीने के लिए उनको रेंट पर अपने जो सीमेंट सेंटर है वहां पर लेकर आते हैं उनको। वहां पर लेकर आने के बाद में उनका सीमेंट वगैरह जो निकालते हैं, उसके जो स्ट्रॉज वगैरह बनाते हैं, उसके बेसिस पर उनको फिर रॉयल्टी भी दी जाती है। तो अगर आप ब्रीडिंग अच्छी अगर करेंगे और अच्छे बुल्स अगर निर्माण करेंगे तो वो जो बुल्स है वो बुल्स की जो ब्रीडिंग का जो फायदा है उससे किसानों को भी उसकी रॉयल्टी मिल सकती है। तो हम लोग कुछ उस तरह से सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी डेवलप करना चाहेंगे कि पूरे भारत में अगर हम ऐसे 200 बुल्स अगर हम निर्माण कर पाए कि जो स्लिक जीन वेरिएंट पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसानों को इससे भरपूर फायदा भी मिलेगा। तो ये जो हमने जो कंपटीशन जो कैंपेन जो चलाया है वो काफ़ी देर तक चलेगा, इसलिए कि हम लोग फिर बहुत सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि ऐसी जो गाय है उनका जो जीनोमिक्स है उसकी स्टडी की जाए, उनका पूरा के पूरा जो डीएनए है उसकी स्टडी की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए जो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन लोगों का हमको साथ रहना जरूरी है, तभी साइंस भी आगे बढ़ेगा। बहुत सही कहा है सर आपने कि फार्मर की तरफ से पार्टिसिपेशन की बहुत सारी जरूरत है। अब तक मुझे लगता है कम से कम 15 फार्मर्स ने अपने जानवरों के जो हीट रेजिस्टेंट है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके वीडियोस शेयर करे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और भी फार्मर्स, किसान भाई इस तरह के वीडियोस शेयर करेंगे और ऐसे एनिमल्स की जो समर की स्ट्रेस को अच्छे से झेल पाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएंगे। तो हम लोग उनको डेफिनेटली उनके एनिमल की टेस्टिंग भी करवा के देंगे। उसके लिए किसान भाई को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, बस उनके घर बैठे ही उनको किट मिल जाएगी, वहां बस ब्लड ड्रॉप देके दे कैन वो वापस उसे भेज सकते हैं। तो और अगर सारे के सारे 25 लीटर 27 लीटर वाली गाय है ना, ने बता रहे कि अभी ये 14-15 मार्च है और 14-15 मार्च में वो धूप में बैठी है, वीडियो भेजा है और बता रहे कि उसका 25 लीटर दूध है। यस सर बहुत सारे किसान भाई एक्चुअली प्रोग्रेसिव किसान भाई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमें अच्छे एनिमल ही मिल रहे हैं। शायद उन्होंने भी ये सोच के रखा है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट एनिमल्स को ही पार्टिसिपेट कराएंगे। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है। हैंड रेज किया है। हाँ सर, नाउ आपने हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरे फार्म पे ना टीथ फाइब्रोसिस का बहुत प्रॉब्लम चलता है। हम्म, हर एनिमल को पहले दूसरे तीसरे कौन से भी बैच में होता ही होता है। उस okay। पे क्या बता सकते हैं आप? आपके पास मैस्टाइटिस कितना होता है? मस्टाइटिस साल भर में बैच में एक जानवर को होता ही होता है, लेकिन वो दगड़ी मस्टाइटिस बोलते हैं ना, वो हाँ, होता है। अच्छा। अभी कैसे है कि हाँ ये जो फाइब्रोसिस का जो बता रहे हो ना, तो हाँ फाइब्रोसिस का कैसा होता है कि जो बैक्टीरिया जो टीथ कैनाल में जाते हैं, हम्म है ना, जो जीवाणु है, जो विषाणु है, वो जो टीथ जो इनका जो थन होता है, थन का जो सुराख है जिससे दूध बाहर निकल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाँ स्फिंक्टर। तो उसमें कुछ इस टाइप के मसल होते हैं कि जो उस सुराख को बंद भी रखते हैं। लेकिन हम जब दूध निकालते हैं उनका, तो दूध निकालने के बाद में एक आधा घंटा उसको लगता है जो उसके जो मसल्स है वो मसल्स को फिर से अच्छी तरह से टाइट बंद होने के लिए। एक बार वो जब टाइट बंद हो जाता है तो फिर वो कितने भी गंदे पानी में बैठे, वो वहां से बाहर की जो गंदगी है अंदर टीथ में नहीं जाएगी। लेकिन दूध निकालने के बाद का जो आधा घंटा है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। दूसरा ये है कि जब तीसरे चौथे पांचवें वेत में जब आ जाती है गाय, तो बार बार दूध निकालने की वजह से या मशीन मिल्किंग की वजह से वो जो मसल्स है उसके जो स्फिंक्टर के, वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए जो टाइट बंद होना चाहिए वो टाइट बंद नहीं होता है।
तो टीट फाइब्रोसिस जो होती है उसका रीजन ये है कि बार बार इन्फेक्शन अंदर जा रहा है, जो टीट के जो वॉल को जाकर वहां पर नीडल्स फॉर्म कर रहा है, और फिर बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करने की वजह से वहां पर टिश्यू बढ़ा के वो बैक्टीरिया को वो अरेस्ट कर रही है कि वो आगे न बढ़ पाए, इसलिए वो फाइब्रोसिस हो रहा है। तो फाइब्रोसिस अगर आपको कम करना है तो आपको एक तो टीट डिपिंग के तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें मास्टाइटिस कंट्रोल में, मैं बोलूंगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें मास्टाइटिस कंट्रोल में। एक तो ये है कि आप जहां तक हो सके अपना जो गौशाला है या आपका जो गोटा है उसके जो फर्श है उसको ड्राई रखें, बिल्कुल न धोए, गोबर को खींच ले, गोबर को ड्राई होने दे ताकि वो कारपेट जैसा बन जाए। जब वो कारपेट बनेगा तो उसमें से कोई भी बैक्टीरिया नहीं जाएगा, बैक्टीरिया जब तक पानी में नहीं मिलेगा वो टीट में अंदर जा नहीं सकता। ये पहली चीज आपको करनी है। और हमने जिन जिन किसानों को ये बताया और जिन्होंने पानी से धोना बंद किया है और गोबर को निकालना शुरू किया है, उनके पास में फाइब्रोसिस और मास्टाइटिस का प्रॉब्लम 60-70% वैसे ही कम हो गया। नंबर 2, आपको जो चीज पे जो ध्यान देना है वो ये है कि जब मिल्किंग की जो आप जब दूध निकाल लेते हैं उसके बाद में टीट डिप का इस्तेमाल करें। अब टीट डिप जो बाजार में अवेलेबल है अलग अलग टाइप के हैं, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एक बैरी डिप का जो बैरियर टाइप जो टीट डिप है जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एंटीबैक्टीरिया नहीं है, जो हानिकारक जो अच्छे बैक्टीरिया है उनके लिए भी हानिकारक नहीं है, लेकिन वो स्फिंक्टर को फिल्म बनाकर दरवाजा उसका बंद कर देता है 1-2 घंटे के लिए, ताकि बाद में फिर वो बैक्टीरिया अंदर न जा पाए, और अगर आप उसको निकालते नहीं हो तो वो नेक्स्ट मिल्किंग तक भी वो फिल्म वैसी ही रहती है। ये दूसरा आपको करना है, या तो बैरी डिप का इस्तेमाल करें या कोई भी आपके पास अगर टीट डिप हो तो उसका इस्तेमाल करें। टीट डिप आप जब इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे हम लोग बिस्लरी का पानी की आदत डालते हैं। जब हम बिस्लरी का पानी रोज 3 महीने 4 महीने जब हम रोज वही पानी पीते हैं, और उसके बाद में किसी दिन बाहर जाकर आप किसी ऐसी जगह जाकर खाना खाते हो जहां पर कोई फिल्टर्ड पानी है, वहां पानी अगर पीते हो तो जितना जोरदार जो डायरिया होता है उसकी वजह यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी थी वो पानी पीने की वजह से, जो अच्छा पानी पीने की वजह से लोकल इम्यूनिटी कम हुई। तो वही होता है टीट डिप में भी, कि जब आपने एक बार टीट डिप का इस्तेमाल शुरू किया तो आपको उसको बंद नहीं करना है। आपको हार्डली दूध निकालने के बाद में 10 सेकंड लगते हैं आपको डिप करने के लिए। सिंपल सी चीज है, डिप करना है। और ये आप डिप करेंगे तो आपका जो इतना बड़ा नुकसान जो 10% आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है आपके गोटे में, वो खत्म हो जाता है। और ये किसान भाई पता नहीं क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान देते हैं। आप जितने भी सारे जो बड़े जो देश हैं जो जिनमें दूध में अग्रेसर है, वहां देखेंगे कि वहां टीट डिपिंग कंपलसरी है, इसलिए कि अगर सोमेटिक सिल्क काउंट बढ़ा तो कंपनी इनका दूध नहीं लेती है। तो वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें आपका खुद का और गाय का अपना खुद का फायदा है। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब आप उसको ड्राई करते हो, जब दूध निकालना बंद कर देते हो, इसलिए कि वो प्रेग्नेंट है और 1-2 महीने के बाद में वो बच्चा देने वाली है, तो उस टाइम पे जो दूध बंद करने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि रिसर्च ये बताता है कि 70% जो मास्टाइटिस के प्रॉब्लम जो नेक्स्ट जो लैक्टेशन में जो आने वाले हैं उसका जो स्टार्ट है वो ड्राइंग ऑफ से, जब आप उसको बंद कर रहे हो दूध निकालना, वहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पर आपको जो ड्राई काउ थेरेपी है या एक्सटर्नल टीट सीलेंट है या इंटरनल टीट सीलेंट है, वो सारी चीजें आपको करनी है। उसके लिए भी एक आपको ज्यादा से ज्यादा एक 50 रुपये लगते हैं, और आपको एक 10 मिनट और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। उतना अगर आप करते हो तो आपका जो नेक्स्ट लैक्टेशन का जो गाय जनने के बाद में एकदम सूज आ गई है, दूध पानी के जैसा आ रहा है, उसमें से खून निकल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, और एक थन खराब हो गया है, 2 थन खराब हो गए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाते हैं। ये 2-3 चीजें मैंने आपको जो बताया वो 2-3 चीजें अगर आप करते हो। सर एक बात पूछूं? हाँ, आपने बोले कि टीट डिपिंग एक बार स्टार्ट करी तो उसको बंद नहीं करना है, राइट। तो बंद करेंगे तो उसकी जो क्या बोलते हैं वो प्रॉब्लम हो बढ़ेगी क्या? एकदम फिर से क्या, जैसे 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 1-2-3 दिन के लिए जैसे कैसे डायरिया कैसे लगता है बिस्लरी पानी बंद करने के बाद में, तो वैसे 2-4 दिन तक उसको फिर से आपको लगेगा कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हुआ है
और अगर वो गंदी जगह बैठ रही है तो मास्टाइटिस हो रहा है। तो इसके लिए आप हाँ। इसको एक आदत डालवाना, यानी एक बार कोई आदत अगर हो जाए ना तो वो आदत को तोड़ना नहीं है, और वो हाँ। अच्छी चीज है ना। उनसे तो आपके दूध की क्वालिटी भी अच्छी बढ़ रही है, सोमैटिक सेल काउंट कम हो रहा है, आपका बैक्टीरिया का लेवल कम हो रहा है, आपका जो दूध है वो जल्दी खराब नहीं होने वाला है। उसके बाद में गाय का जो 10% दूध सब क्लिनिकल, आपको तो एक जो केस मास्टाइटिस का आपको दिख गया ना, तो आप ये समझिए कि ऐसे आपके पास 10 केसेस है जिसमें सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है और उसका 10 to 15% दूध उसका कम है। तो उतना नुकसान आपको पूरा लैक्टेशन के अंदर हो रहा है। और सर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस अभी है उसको, तो हमें पता नहीं चल रहा है, उसका जो सीवियर होगा तभी पता चलेगा, लेकिन सब क्लिनिकल है वो क्योर हो सकता है क्या? एक तो कैसा है कि इन जनरल जब भी एक तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, कैसे पहचानेंगे? तो उसका एक टेस्ट है, उसको कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट बोलते हैं, CMT, जो बहुत सस्ता है और अवेलेबल है। आप किसी भी अगर दूध संघ में अगर पूछेंगे, डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपको ये टेस्ट करवा के देगा। उसमें वो जो एक 4 उसका पैडल मिलता है, उसके अंदर वो एक रिएजेंट डाल के 5 ml दूध डाल के जेली बनी है कि वो देखना है, उससे आप पहचान सकते हैं कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है या नहीं है। अब रही बात कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का क्या ट्रीटमेंट करना है, जग भर में जो सिस्टम है वो ये है कि जब भी गाय दूध दे रही हो, दूध यानी क्लिनिकल मास्टाइटिस नहीं है, दूध दे रही है, लेकिन सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, तो आपको उसको ट्रीट नहीं करना है। इसलिए कि दूध देते समय अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो दूध के साथ में सारा एंटीबायोटिक भी बाहर निकलता है, इसलिए जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं होता। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस आपको यह इशारा दे रहा है कि आपके पास में मास्टाइटिस का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको शुरू करना है टी डिपिंग और ड्राई काउ थेरेपी। ये 2 चीजें आपको शुरू करनी है। जहां जहां हम लोगों ने CMT टेस्ट किया है, जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था फतेहाबाद में और इस साइड में अपना मोरेना में, MP में, तो वहां पर हम लोगों ने यही देखा कि 30-35% सब क्लिनिकल मास्टाइटिस था। वहां पर हमने उनको बताया कि आप सिर्फ टी डिपिंग शुरू करो और उसके 3 महीने के बाद में हम फिर से मास्टाइटिस का टेस्ट करेंगे। ये सारे के सारे जो 30% केसेस थे वो 2% से नीचे आ गए। तो आपको दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको टी डिपिंग शुरू करनी है। ओके, थैंक यू सर। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस को हमने एड्रेस कर दिया है। सो अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। गजानन जी, आप देख पा रहे हैं किसी और का क्वेश्चन? नहीं, कोई तो नहीं है अभी। नहीं सर, अभी तो हाँ ओके, एड्रेस नहीं है। ठीक है। सो आई एम थैंकफुल ऑफ रिस्पेक्टेड Samad sir for giving such an informative session webinar on heat stress and its management। अलग अलग जगह से पशुपालक भाई भी जो ज्वाइन हुए थे, उसके अलावा जो वेट्स पैरावेट्स ज्वाइन हुए थे, उन सबके जियो गौ समृद्धि की टीम से हम लोग आभारी है। हम फिर मिलेंगे ऑन सिमिलर टॉपिक्स जो किसान भाइयों के लिए भी लाभदायक रहेंगे एंड वेटनरियंस के लिए भी। एज सर सेड, we'll have a session soon on heat stress management and its treatment aspect को एड्रेस करते हुए। So once again, thank you everybody for ये joining this पावर program। पॉइंट को अगर सभी लोगों के लिए अगर खुला रख दिया जाए तो वो लोग देख सकते हैं। उसके बाद में मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया है और वो जो फ़ोन नंबर है वो व्हाट्सएप का है। अगर किसी को कोई प्रश्न भी अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, या वॉइस मेल भी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम आपका जो भी प्रश्न है उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट सर। सर, आप आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका PDF शेयर कर सकते हैं ताकि मैं PDF शेयर कर। हाँ, जिस किसी ग्रुप में लिंक शेयर करे थे वहां पे मैं उसको भेज सकूं। राइट। थैंक यू। ओके, चलो।